नमस्कार 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 नमस्कार। इज दी ऑडियो वीडियो क्लियर? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? एक बारी सारे बच्चे बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बच्चे? एक बारी ये बता दो, एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? यस एवरीवन। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है एवरीबॉडी? यस एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? यस, ऑल गुड, बढ़िया, स्टार्ट कर सकते हैं। यस, हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? युगल मेरे लिए ग्रीन टी भिजवा दे बस। शुरू करें फिर बेटा आज का लेक्चर। यस एवरीवन, सब बढ़िया है? वॉइस ठीक है ना? ठीक है, नहीं इनसे पूछ रही हूं मैं। यस, ऑल गुड, बढ़िया। चलो फिर एक बारी मेरे को सारे बच्चे बताएंगे। यस एवरीबॉडी, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स? एवरीवन, हाउ इज द जोश एवरीबॉडी? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। बढ़िया, बहुत सही बहुत सही। बेटा मैंने पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिया था क्या? पिछली क्लास में कोई होमवर्क दिया था क्या? ज्यादा डाउट्स नहीं, मतलब ज्यादा डाउट्स नहीं आए हैं पिछली क्लास के तुम लोगों के? कम ही डाउट्स हैं, ज्यादा डाउट्स तो नहीं है। ये ब्राउन कलर किसने लिया हुआ है यार? क्या बनाया है ब्राउन कलर से? चलो एक बारी क्या पिछली क्लास का एक बारी क्विक रिवीजन करें। पिछली क्लास में बेटा हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पीसीआर के बारे में। आज मंडे है ना? हाँ मंडे है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं कोई होमवर्क नहीं दिया था, चलो ठीक है। तो एक बारी बेटा समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं और पिछली क्लास का एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं। कंपैरेटिवली थोड़े तुम लोगों के डाउट्स कम आए हैं, यानी कि शायद समझ में आया होगा। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। पीसीआर शुरू कर दिया था, बट ऑफकोर्स पीसीआर बस शुरू ही किया था, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले हमने रिकॉम्बिनेंट पढ़ा होगा, बट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और बच्चों क्या करते हैं, फिर पीसीआर को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। चलिए जी बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसा प्रोसीजर था? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा वो प्रोसेस था जिस प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, जो भी हमने डीएनए फ्रैगमेंट कट किया है उस डीएनए फ्रैगमेंट को सेपरेट करने की टेक्निक होती है। अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है सेपरेट आउट करने की टेक्निक होती है, अपने जीन को आइसोलेट करने की एक टेक्निक होती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फ्रैगमेंट। इसमें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने पूरी एक एनिमेशन भी देखी थी। एंड आप संडे हो या मंडे रोज खाओ, ये क्या था बेटा रोज खाओ अंडे, ये क्या? संडे हो या मंडे रोज लगाओ मैम की क्लास, ठीक है। नहीं बेटा, चलो तो बेटा क्या बोला था हमने? एक्सट्रैक्शन करना है अपने जीन का। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक वेयर वी कैन सेपरेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है? सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या साइज। जितना मोटा फ्रेगमेंट यानी कि जितना हैवी फ्रेगमेंट उतना स्लो दौड़ेगा, जितना हल्का फ्रेगमेंट, जितना छोटू फ्रेगमेंट उतना तेजी के साथ भागेगा, राइट। हम बेटा एक जेल बनाते हैं, हमने बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन देखी थी, ठीक है। खूबसूरती तो बेटा ऐसे बोलते नहीं है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। अब ऐसे व्यक्ति जिनको बेटा क्लास में जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे उनको ये ब्यूटीफुल नहीं लगा होगा, डायग्राम समझ नहीं लगेगा तो ब्यूटीफुल कैसे लगेगा, है ना। और बाकी हमने तो बेटा प्रॉपर एक एनिमेशन से इसको समझा था कि जेल बनाया कैसे। जेल बनाने के लिए हम जिस सामग्री का यूज करते हैं वो करते हैं एगेरोस जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स, और उसको बेटा जब मिक्स किया जाता है और थोड़ी देर के लिए सेटल किया जाता है, हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था, 2 ग्लास प्लेट्स होती है उसमें डाला जाता है, ऊपर से कोम्ब लगाया जाता है, कोम्ब लगाने के बाद बेटा उससे सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं, कोम्ब हटा देते हैं, तो ऐसे बेटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जो भी डिस्क्लेमर, ये जो भी बच्चा पहली बार ये क्लास अटेंड करे, पिछली क्लास नहीं पढ़ के आया बेटा, प्लीज बेटा आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ोगे, ठीक है। हमने वेल्स बनाए थे बेटा, हमने वेल्स बनाए थे, वेल्स की तरफ कैथोड और बेटा अपोजिट साइड में था हमारे पास एनोड, राइट बच्चों। वेल्स में जिस फ्रैगमेंट को मुझे सेपरेट करना है, जिनको मुझे सेपरेट करना है, सैंपल को मुझे वेल्स में अपलोड करना पड़ेगा, राइट। अब बेटा जब मैं सैंपल को अपलोड करूंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रन कराऊंगी, एग्रोस जेल के थ्रू छनने वाला इफेक्ट होता है, सीविंग इफेक्ट होता है। सीविंग का मतलब होता है छन जाना।
सीविंग का मतलब होता है छन जाना। तो आपका जो फ्रैगमेंट है उसमें से छनता हुआ बेटा नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। जितना हैवी फ्रैगमेंट वो उतना ऊपर बच्चों, जितना हैवी फ्रैगमेंट बेटा वो उतना ऊपर, जितना छोटा फ्रैगमेंट बेटा वो उतना नीचे होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या साइज इट इज गेटिंग सेपरेटेड, राइट बच्चा पार्टी। अब आपका फ्रैगमेंट जब सेपरेट हो जाता है तो अब बेटा आप उस फ्रैगमेंट को देखने के लिए उसे करते हैं स्टेन। स्टेन के लिए आप यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड ऑरेंज कलर के, ब्राइट ऑरेंज कलर के बेटा बैंड्स दिखाता है एंड आपको विजिबल लाइट में वो नहीं दिखेगा। यू नीड टू विजुअलाइज दैट अंडर यूवी रेस ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे, उसको कट करके निकाल लेने को आप बोलते हैं इल्यूशन। आपने अपना फ्रैगमेंट कट आउट करके निकाल लिया। बहुत सरल सरल से सवाल पूछे जाते हैं जब मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगी, हालांकि आपको अंदाजा भी हो जाएगा जब मैं आपको बेटा पीवाईक्यू कराऊंगी तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि इसमें से कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बेटा एक टेक्निक पढ़ी जो हमारे लिए एक जेरोक्स मशीन की तरह काम करती है। जेरोक्स का काम करती है मतलब मल्टीपल कॉपीज बनाने का काम करती है, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे तो और आसान सवाल आते हैं। 2 बार तो रिपीट करके बेटा यही सवाल पूछा था, सीक्वेंस में बता दो पीसीआर के स्टेप्स। तो पहला स्टेप बेटा क्या है? पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप क्या पढ़ा था हमने? एनीलिंग। और तीसरा स्टेप बेटा हमने क्या पढ़ा था? एक्सटेंशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और आपको याद होगा मैंने जाने से पहले एक एनिमेशन दिखाई थी। डू यू गाइज रिमेंबर द एनिमेशन? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, एनिमेशन याद है बच्चा पार्टी? मैंने बताया था ऐसा नहीं है कि तुम बेटा छौका मार रहे हो, ठीक है, या सब्जी लगा रहे हो यार। एक बार जीरा डालूंगी, फिर क्या बोलते हैं तेजपत्ता डालूंगी, फिर मैं दालचीनी डालूंगी, फिर मैं उसमें थोड़ा उसको चलाएंगे, फिर उसमें लहसुन डालेंगे, फिर उसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। ऐसे करके नहीं बनाते हैं, एक ही बार में पीसीआर की एक मशीन होती है। मैंने पता नहीं इतना सारा क्यों बोला। मैं तुम्हें जीरा डालेंगे और दालचीनी और इलायची में भी समझा सकती थी। मैंने काफी सारा प्रोसेस, मैं एक्चुअली अपने मन में सब्जी बनाने लग गई थी, ठीक है। तो बेटा एक मशीन के अंदर ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, हंसी आ रही है मेरे को खुद पे, छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती है, उसके अंदर बेटा सब कुछ डाल देते हैं। जो भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए ना जो भी सामान हमें चाहिए होते हैं क्या? एक एंजाइम चाहिए पॉलीमरेज जो कि हमारी चेन को पॉलीमराइज करेगी। हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए तो हम न्यूक्लियोटाइड्स डालते हैं। हमें कुछ आयंस चाहिए होते हैं, हमें प्राइमर्स चाहिए होते हैं। ये सारी चीजें बच्चों हम क्या करेंगे? एक बारी में ऐड कर देते हैं और उसे मशीन में डाल देते हैं, मशीन में फिट कर देते हैं। मशीन आपने देखी थी मेरे पिछले क्लास में बेटा एनिमेशन में। फिर बेटा हम उसमें टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। जब हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो बेटा क्या करेंगे हम? डीनेचुरेशन वाला स्टेप हो जाएगा। फिर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो एनीलिंग हो जाएगी। 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो एक्सटेंशन हो जाएगी। मैं एक बारी बेटा फिर से क्या करती हूँ? डीनेचुरेशन से समझाती हूँ जो तुमने पिछली क्लास में किया होगा, ठीक है बेटा। 30 साइकिल्स ऑफ पीसीआर अगर आप रन कर दो ना तो आपको 1 बिलियन, बी फॉर बंदर यानी कि, ठीक है तुम तो सफोले हो ना, एस फॉर सफोले। तो बेटा जब आप क्या करते हैं 30 साइकिल्स पीसीआर की रन करते हैं तो बिलियन कॉपीज तक ऑब्टेन कर पाएंगे। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन, ठीक है। हम सबसे पहले पीसीआर का पहला स्टेप आपको वापस से दिखाने की बेटा कोशिश करते हैं, वापस से कोशिश करते हैं दिखाने की। डीनेचुरेशन में हो क्या रहा है ना बच्चों की, हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है, आपने इस तरीके से बनाया होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये है बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये है हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हाइड्रोजन बॉन्ड था, मैंने आपको पिछली क्लास में भी पूछा था। डीनेचुरेशन जो पहला स्टेप करते हैं बच्चों, तो ये पहला स्टेप डीनेचुरेशन का जब हम इसको हाई टेम्परेचर देते हैं 90 से 95, 96 बेटा, मैंने कहा था 2-3 डिग्री टेम्परेचर ऊपर नीचे कहीं पे दिया होगा। आपने ये वाला स्टेप ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसे वापस से मत लिखो, मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराने के लिए बता रही हूं। आपने डीनेचर कर दिया। डीनेचर करने का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना। जब तक बेटा आप हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ोगे तब तक बेटा आप स्ट्रैंड को अलग नहीं कर पाओगे। तो आपको बेटा दोनों को दूर दूर करना पड़ेगा, देखो, तभी बेटा इसके ऊपर ना आप रेप्लिका बना पाओगे, इसकी कॉपी बना पाओगे। तो ये एक स्ट्रैंड अलग हो गई, ये दूसरी स्ट्रैंड अलग हो गई, इसे आपने डीनेचुरेशन बोला। क्या आपने एनीलिंग वाला बेटा स्टेप लिखा था क्या? क्या आपने एनीलिंग वाला स्टेप्स लिखा था क्या? 30 साइकिल्स का मतलब है बेटा एक साइकिल में 3 स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन।
इस तरीके से अगर आप 30 बार चलाओगे तो फिर बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। बेटा इसका अगला स्टेप शायद आपने नहीं किया है ना, है ना? इगला बोल रही हूं, तुम लोग ना बेटा मत लिखो इतना कमेंट्स में, तुम्हारे शब्द में ले लेती हूं, इगला फिगला कुछ भी निकल जाता है, ठीक है? चलिए जी, बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे, बेटा कोई दुखद समस्या तो नहीं है? आज मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाली हूं, देखो तुम कहोगे कि मैम आप हमेशा कहती रहती हो कि यही मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये मुझे बहुत, मैंने तुम्हें कहा था वैसे तो मेरे को ये टॉपिक्स पढ़ाने भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो आज एक टॉपिक है बेटा जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करते हैं ना, ये वाकई में इस चैप्टर का मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। और वो इसलिए मेरा मोस्ट फेवरेट है क्योंकि एक तो ना बच्चे अगर उसे सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़े तो सच में उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि आपको तो पता ही है बेटा एनसीईआरटी जिंदाबाद, बट एनसीईआरटी बड़ी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देती है। तो जब उसे समझा देती हूं ना मैं बच्चों को, और बच्चों को जब समझ में आ जाता है, शर्त तो बेटा यही है कि बच्चों को समझ में आए, तो जब तुम्हें समझ में आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और कितना बढ़िया टॉपिक है। फिर जब तुम उसे एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें तुम अपने मतलब आसपास दोस्तों को, अगर वो बाई चांस इस बैच से नहीं पढ़ रहे तो उनको समझा भी सकते हो, ठीक है? चलो ठीक है, शुरू करें फिर बच्चों। यस एवरीबॉडी, यस, हाँ चलिए शुरू करें बच्चों। बहुत बढ़िया टॉपिक, आई प्रॉमिस यू तुम्हें बहुत मजा आएगा। वो कैसे सिलेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, वो वाला टॉपिक मैं बता रही हूं। यहां से शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है? अभी देखो बच्चों, यहां से शुरू करेंगे तो पहला स्टेप डीनेचुरेशन तो तुमने कर लिया, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना। दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने के बाद अब मुझे इनकी कॉपीज बनानी है। बेसिकली जैसे रेप्लिकेशन करते हो यार, उसी तरीके से तुम यहां पे भी अपनी स्ट्रैंड, तुम क्या कर रहे हो बेटा, जीरोक्स बना रहे हो ना? तुम क्या कर रहे हो बच्चों, जीरोक्स कर रहे हो। तुम जैसे अपनी जीरोक्स के लिए अपनी पन्ने को बेटा मशीन के अंदर रखते हो तो उसकी कॉपी तो निकल के आती है ना, एग्जैक्ट सेम टू सेम। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, यहां पे तुम्हें इसकी बेटा 5 प्राइम, अब मैं क्योंकि तुमने ये वाला स्टेप लिखा नहीं है ना, तो मैं यहां से अच्छे से बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये तुमने लिखा नहीं है तो मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बनाती हूँ। तुम्हें इसकी कॉपीज बनानी है, तो मैं बना रही हूँ एक स्ट्रैंड, ये रहा, नहीं मैं ऊपर से बेटा बनाती हूँ, एक सेकंड रुको। जब तुमने डीनेचुरेशन कर लिया है तो फिर मैं ऐसे करके यहां से लिखना शुरू करती हूँ ना, बोर्ड के में मेरे को स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, है ना? डीनेचुरेशन के बाद वाला स्टेप मैं बता रही हूँ, सेकेंड स्टेप। ये रहा बेटा एक स्ट्रैंड, ये रहा बेटा दूसरा स्ट्रैंड, जो 2 स्ट्रैंड्स मेरे अलग हो चुके हैं, ठीक है? ये रहा मेरा 5 प्राइम, ये रहा मेरा 3 प्राइम, ये रहा मेरा 5 प्राइम, ये रहा मेरा 3 प्राइम। अब बेटा होता क्या है, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है एनीलिंग। एनीलिंग, एनील का मतलब होता है जोड़ना, एनील का मतलब होता है जोड़ना। अब बच्चों देखो मैंने क्या बोला, हम पीसीआर करने के लिए एक बारी में मशीन के अंदर सारी चीजें डाल देते हैं, टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। कभी हमने बेटा 90 डिग्री टेम्परेचर डाल दिया, कभी हमने कम कर दिया 50-60 कर दिया, कभी हमने 70 कर दिया, तो हम ये टेम्परेचर वेरी करते रहते हैं। लेकिन बेटा जब आप जो भी सामान तुम डाल रहे हो वो तो तुम एक ही बार में डाल रहे हो। यहां जो पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा, देखो वैसे पॉलीमरेज को शायद तुम्हें पता होगा कि एनीलिंग जो मैं यहाँ पे पॉलीमरेज यूज करूंगी, पॉलीमरेज चेन को आगे बढ़ाता है, लेकिन पॉलीमरेज को ना चेन को आगे बढ़ाने के लिए उसे एक फ्री 3 प्राइम OH एंड चाहिए होता है। क्या ये तुम्हें पता है? क्या ये बात तुम्हें पता है? डीएनए पॉलीमरेज तुमने पढ़ा होगा शायद। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? पॉलीमराइजेशन, नई स्ट्रैंड बनाता है। नई स्ट्रैंड बेटा वो हवा में नहीं बना सकता, नई स्ट्रैंड बनाने के लिए उसे फ्री 3 प्राइम OH एंड चाहिए होता है। क्या ये बात तुम्हें पता है? क्या ये बात तुम्हें पता है? जब पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को बेटा जोड़ेगा आपस में तभी तो बेटा एक स्ट्रैंड बनेगी, है ना? ये बात पता है ना? प्राइमर्स पता है ना? है ना? तो यहां पे भी बेटा प्राइमर्स यूज करते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। ओलिगो मतलब छोटे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, है ना? पता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो सेकेंड स्टेप जो तुम्हें एनील करना है बेटा, एनील का मतलब होता है जोड़ना, तो तुम इस स्टेप में किसे जोड़ते हो? प्राइमर्स को जोड़ते हो। प्राइमर्स क्यों चाहिए मैम? प्राइमर्स इसीलिए चाहिए ताकि एक फ्री 3 प्राइम OH एंड प्रोड्यूस हो सके, जिसको देखो वैसे मैक्सिमम बच्चों को पता है, फिर भी बेटा गलत मत करना। एक चीज बस ध्यान रखना, स्ट्रैंड हमेशा 5 से शुरू होती है, 3 पे खत्म होती है, ऑलवेज। दोनों ही स्ट्रैंड, कोई भी स्ट्रैंड एंटी पैरेलल भले ही है,
पर नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3 वाले एंड से ही जुड़ता है। 3 वाला एंड जो होता है वो नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करवाता है। फिर नया जो जोड़ा उसके 3 प्राइम से अगला जोड़ सकते हो, फिर अगला जो जोड़ा उसके 3 प्राइम से अगला जोड़ सकते हो। बेटा तुम्हारे दिमाग में ये एकदम फ्लोट करना चाहिए बेटा ये कॉन्सेप्ट। और तुमने अभी बॉटनी में भी पढ़ा है, तुम बोल रहे हो तुमने 11th में बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा होगा, फिर तो बिल्कुल भी ऐसा तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। अब मेरे को अगर पॉलीमरेज से काम करवाना है तो पॉलीमरेज तो इसी शर्त पे काम करेगा कि भैया पहले तुम मुझे फ्री 3 प्राइम OH एंड प्रोवाइड करवाओ, मैं उसी 3 प्राइम OH एंड से आगे न्यूक्लियोटाइड जोड़ूंगा या जोड़ूंगी, व्हाटएवर। हमें क्या पता कि पॉलीमरेज का बेटा जेंडर क्या है, वी डोंट नो। तो जैसा भी होगा बेटा देखा जाएगा। हम बेटा एनिलीन में क्या करेंगे, स्मॉल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं, जो बेटा क्या करेंगे ऑफ कोर्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये 3 प्राइम पे ना OH एंड को प्रोवाइड कर रहा है। मैं 3 प्राइम पे OH दिखा दे रही हूं ताकि आपको ये याद रहे कि हमने ये प्राइमर्स जोड़े क्यों। ये प्राइमर्स है बेटा। प्राइमर्स होते क्या है, छोटे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगो का मतलब स्मॉल न्यूक्लियोटाइड। तो आपसे पूछा जाएगा एनिलीन वाले स्टेप में किया क्या, एनिलीन वाले स्टेप में मैम हमने प्राइमर्स ऐड किए। प्राइमर्स क्या है, स्मॉल ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स। क्यों किए, बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्री 3 प्राइम OH एंड। ठीक है, चलिए यहां पे हम लिखते हैं ये जो सेकेंड स्टेप था एनिलीन, इसके बारे में मैं साइड में लिख रही हूं। अगर आपने टेम्परेचर लिखा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपने टेम्परेचर नहीं लिखा है तो लिख लो। ठीक है, प्राइमर्स are added which is oligonucleotides, which is oligonucleotide। ओलिगो का मतलब स्मॉल, आपको याद आ रहा है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो का मतलब होता है स्मॉल, सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। पॉलीसैकेराइड मेनी शुगर, मोनोसैकेराइड सिंगल शुगर, ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स विच प्रोवाइड फ्री 3 प्राइम OH एंड फॉर पॉलीमरेज। पॉलीमरेज के लिए फ्री 3 प्राइम OH एंड प्रोवाइड करवाता है। यहां तक लिख लो बच्चा पार्टी। हेडिंग क्या है ओए? खुशी बेटा पिटाई करूंगी मैं। बेटा ये पिछली क्लास का कंटिन्यूएशन है ना, पिछली क्लास में डीनेचुरेशन तक लिखा था। चलो भूमि बेटा बिल्कुल सही। पिंकी प्यारी, पिंकी प्यारी क्या होगा आपका प्यारी? हेडिंग पूछ रहे हो तुम लोग, सारे के सारे हेडिंग पूछ रहे हैं। आर्या बेटा धन्यवाद, बेटा धन्यवाद। मैं भी बिल्कुल बोर नहीं होती। ये एनिलीन स्टेप है बेटा। तुम तो बेटा तुम्हारी हरकतों से ना मुझे तो स्टेप लिखना ही पड़ेगा। ऐसी हरकतें मत करो, मैं तो तुम्हें बेटा समझदार समझ रही थी। एनिलीन वाला शब्द हमने लिखा नहीं था क्या? चलो फिर मेरी ही गलती होगी बेटा, हमेशा मेरी ही गलती होती है। मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, मेरी ही गलती होती है। सारा घुमा फिरा के इल्जाम मेरे पे ही लगा देते हो। बोलना ही गलत है, म्यूट होके पढ़ाना पड़ेगा लगता है। चलो डन 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 एवरीबॉडी। देखो एक एक स्टेप लिखोगे फिर मैं बताऊंगी एक एक स्टेप आगे। बेटा बताओ ऐसे कौन बोलता है घर में, इस तरीके से कौन बोलता है घर में? मेरे तो बोलना ही पाप है, मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए। मेरी गलती हो गई, मैंने बोल दिया, इससे अच्छा तो मैं चुप ही रहूं। कौन बोलता है ऐसे घर में? चलो डन। मम्मियां सुन रही है, मम्मियां पीछे से तुम्हारे बेटे टपली पे बजाएंगी अभी। ठीक है, सारी मम्मियां सुन लो। आपके बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं आपके बारे में, मेरे से कह रहे हैं कि ऐसे करके मम्मी बोलती हैं। ऑल दी आंटीज, नमस्ते आंटी। देखिए आपकी कंप्लेन की जा रही, कह रहे हैं आप ऐसे करके कंप्लेन करते हैं। हाँ
सारा कुछ मम्मियों से कराते हो और मम्मियों की कंप्लेन कर रहे हो मेरे से, सुनाई दे रहे हैं ना सबको। मम्मियों को मैं जोर जोर से बेटा तुम्हारी चुगलियां कर रही हूं, ठीक है। थर्ड स्टेप करते हैं। बड़े आए, मैंने तो ऐसे ही तुम्हारे टेस्ट करने के लिए पूछा था। तुम तो अपनी मम्मी की बेटा कंप्लेन ही करने लग गए, मम्मियां बोलती हैं ऐसे, क्यों भाई? चलो, यस एवरीबॉडी, देखो एनिलीन करने के बाद हमें करना है एक्सटेंशन। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, मम्मी को कुछ नहीं सुनाई देगा। हाँ, तो बेटा थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। एक्सटेंशन बोलते हैं बच्चा पार्टी या पॉलीमराइजेशन। ऑफ कोर्स बेटा नाम से तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है, पॉलीमराइजेशन। बेटा देखो नाम से तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, हाँ नाम से तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना बच्चों कि एक्सटेंशन करना है, मुझे स्ट्रैंड को आगे बढ़ाना है। देखो आगे, पहले मैंने सबसे पहला काम क्या किया, डीनेचुरेशन, मैंने दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट आउट कर दिया। जब तक ये दोनों आपस में जुड़ी रहेंगी तो बेटा इनके ऊपर तुम कोई और स्ट्रैंड नहीं बना पाओगे। तो मेरा पहला कर्तव्य क्या था कि मैं डीनेचुरेशन करके इन दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दूं, इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दूं। मैंने वो तोड़ दिया हाइड्रोजन बॉन्ड डीनेचुरेशन करके। मेरा दूसरा काम ये था कि मेरे को अगर इनकी कॉपीज बनानी है तो मैं कोई भी पॉलीमरेज यूज करूं, वो तथास्तु तो नहीं करके बेटा नया स्ट्रैंड बना देगा। उसको नया स्ट्रैंड बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्री 3' OH एंड चाहिए। तो उसके लिए तुम सेकेंड स्टेप एनिलीन जो करोगे उसमें आप प्राइमर्स ऐड करोगे विच आर स्मॉल न्यूक्लियोटाइड यानी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगो का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड क्यों ऐड कर रहे हो भैया? न्यूक्लियोटाइड ही तो बेटा वो होते हैं ना मोनोमर्स, जिनसे आप वो बनाते हो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए, है ना। फिर आप थर्ड स्टेप ऑफ एक्सटेंशन करोगे। एक्सटेंशन में बेटा आप क्या करोगे? ना 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 प्रियंका, नहीं, इसमें बेटा शुभजीत कह रहे हैं कि मम्मी आपकी आवाज सुन के आ गई। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों, इसमें ना तुम नॉर्मल पॉलीमरेज यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने एंजाइम्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर तुमने बाय चांस बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हो और तुम्हें याद हो, तुम्हें याद है एंजाइम्स के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी, पहला लेक्चर था बायोमोलिक्यूल्स का, नहीं एंजाइम वाली क्लास का पहला लेक्चर था, और उसमें मैंने आपको एंजाइम्स और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में डिफरेंसेस बताए थे। और उसमें मैंने कहा था कि एंजाइम्स गेट्स denatured at very good medha very good enzymes get denatured at high temperature। भाई अगर मैं नॉर्मल एंजाइम्स का यूज करूंगी, नॉर्मल पॉलीमरेज का यूज करूंगी, तो पीसीआर में कई जगह पे इतना हाई टेम्परेचर है कि आप हाई टेम्परेचर पे नॉर्मल एंजाइम्स यूज नहीं कर सकते। और अगर आप नॉर्मल एंजाइम्स को यूज करोगे तो वो तो डीनेचर हो जाएंगे, वो तो खराब हो जाएंगे। तो आपको ऐसा एंजाइम यूज करना पड़ेगा जो थर्मोस्टेबल हो, जो हाई टेम्परेचर पे एफिशिएंटली काम कर पाए। तो यहां पे एक आप एंजाइम यूज करते हो जिससे बहुत बढ़िया सवाल बनता है बेटा, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है। दैट एंजाइम, दैट पॉलीमरेज इज कॉल्ड एज टैक पॉलीमरेज। TAQ, T का मतलब होता है थर्मस, AQ आया है एक्वाटिकस। इसे थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन किया जाता है, विच इज अ बैक्टीरिया। फ्रॉम दैट बेटा, उससे क्योंकि आप ये ऑब्टेन करते हो तो थर्मस एक्वाटिकस से ये नाम आ गया है टैक पॉलीमरेज, ठीक है। और इसी स्टेप में, इससे तो एक्सटेंशन में आपने टैक पॉलीमरेज डाला, और इसी स्टेप में बेटा आप क्या ऐड करते हो? आप न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हो। मतलब आपने बेटा वैसे तो सारा कुछ एक ही में ऐड किया हुआ है, इस स्टेप में वो न्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं और टैक पॉलीमरेज अपना काम करता है। और यही जो 3' OH एंड बेटा प्रोवाइड की हुई थी, इन स्ट्रैंड्स को आगे बढ़ा देता है। कितना सिंपल प्रोसेस है, तुम मुझे बताओ। नाम से घबराना नहीं चाहिए, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, सब बहुत सिंपल थिंग। और ये जो बेटा टैक पॉलीमरेज है, ये हाई टेम्परेचर को झेल सकता है, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, और बढ़िया काम करता है हाई टेम्परेचर पे, इसलिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बेटा यहां पे वही सेम चीज को ना दिखाते हैं। देखो ये रहा स्ट्रैंड, ये रहा दूसरा स्ट्रैंड, ये रहा 5', ये रहा 3', ये रहा 5', ये रहा 3',
ये रहे बेटा हमारे क्या प्राइमर्स जो हमने प्रोवाइड करवाए थे एनिलीन वाले स्टेप में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक तो बेटा ना बोर्ड को मौत आती है ना तो मेरे को इतना गुस्सा आता है। अब बताओ, अब मैं कोई और चेंज करने जाऊंगी ना बेटा तो ये बोर्ड ने ना 3 साल में बड़ी पढ़ाई कर ली है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए इसको मौत आती है। और पॉलीमरेज ने क्या किया, इन स्ट्रैंड्स को आगे बढ़ाया। इधर से लाइन बनेगी, उल्टे साइड से लाइन नहीं बन पा रही है। हाँ बस बन गया बेटा, 1 का 2, 2 का 4, 4 ऐसे। बस बहुत ही इजी प्रोसेस है बच्चों। आप मुझे बताओ, इजंट इट इजी? बन गई ना कॉपीज? इसमें मैं लिख रही हूं टेम्परेचर है अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस। यहां पे न्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर यूटिलाइज्ड बाय टैक पॉलीमरेज to make the chain. Polymerase to make the chain. ठीक है, इजी पीजी। यस ऋतिक। बेटा मैं टैग पॉलीमरेज कहां से ऑब्टेन किया गया, इसे क्यों यूज किया, इसके बारे में मैं एक नोट में लिखवाऊंगी। ठीक है, इसमें नहीं लिखवाऊंगी, मैं एक नोट में लिखवाऊंगी। पर आप सारे बच्चे मेरे को एक बारी पहले बता दो, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या बेटा? यहां तक कोई दुख दर्द समस्या बच्चा पार्टी? यस। यहां तक नोट कर लो बेटा। इससे भी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा उसकी थ्योरी होगी, कंसेप्ट वाला पार्ट भी आएगा बहुत जल्द। पक्की बात सब लोगों का? सब लोगों को क्लियर है बच्चों? सब लोगों को क्लियर है? हाँ मैं एक बारी बेटा रिवाइज करा दूंगी, कोई बात नहीं। हालांकि बेटा मैं सच बताऊं तो मैंने तुम्हें कई बार बेटा ये चीज अभी बताई पढ़ाते पढ़ाते, पर फिर भी मैं करवा दूंगी रिवाइज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिवाइज कराऊंगी, अभी मैं नोट में 1-2 चीजें लिखवाऊंगी, फिर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, फिर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पहले लिख लो इसे। जब आप लोग लिख लो तो मेरे को एक थम्स अप दे दो, मैं इसीलिए साइड में खड़ी हूं। पक्की बात बेटा, सब लोगों ने कर लिया है ये? चलो शाबाश, वेरी गुड। मैं नोट डाल के लिखवाती हूं, जब तक आप उस नोट को नोट करेंगे ना बच्चों, तब तक मैं साइड में इसको रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो नोट में हम 1-2 पॉइंट्स लिखते हैं। Taq polymerase used here is thermostable, हाई टेम्परेचर पे काम कर पाए उसे थर्मोस्टेबल बोलते हैं। इज थर्मोस्टेबल, दैट इज इट कैन टॉलरेट या विथस्टैंड बोलते हैं, टॉलरेट और विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। It can tolerate or withstand high temperature and is obtained from
and is obtained from bacteria थर्मस, जहां से इसका नाम आया हुआ है aquaticus। ठीक है, आफ्टर रनिंग अराउंड 30 cycles of PCR, approx 1 billion copies of the DNA can be obtained। एक चीज और मैं लिख दे रही हूं, वो जो मशीन में सारी चीजें हम एक ही बार में डाल देते हैं, तो वो वाली चीज भी मैं एक बार ही लिख देती हूं बेटा। ठीक है, ऑल दी रिक्वायर्ड मटीरियल ऑफ पीसीआर, जैसे कि आपका टेम्पलेट डीएनए, आयंस अगर चाहिए, एंजाइम्स, प्राइमर्स, आर पुट टुगेदर एट वंस in PCR machine and then only the temperature is changed, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करते रहते हो, बाकी सब एज इट इज। ये उसके बेटा हाइलाइट्स हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल देखो, पूरी कहानी पढ़ लो और फिर तुम्हें स्टेप्स याद ना रहे सीक्वेंस में, तो फिर फायदा क्या है। सबसे कॉमन सवाल जो पूछा जाता है स्टेप्स, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। एनीलिंग और एक्सटेंशन में पता नहीं बच्चों को क्यों मौत आती है, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, एक बारी मैं रिवाइज कराती हूं। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूं। ठीक है, एक बारी मैं रिवाइज करा देती हूँ। सारे बच्चे बेटा अपना कान खोल के एक बारी सुन लो। ठीक है, और लिखते रहो, साथ साथ में लिखते रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने बोला कि मैम पीसीआर को करने के लिए हमें चाहिए होते हैं 3 स्टेप्स। नंबर 1 डीनेचुरेशन, नंबर 2 एनीलिंग, नंबर 3 एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। मैम पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है मैम, इसमें मल्टीपल कॉपीज बनती है अपने डीएनए स्ट्रैंड की। मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए मैम हम जो भी सामान यूज करते हैं, चाहे वो अपना टेम्पलेट डीएनए हो, अपने एंजाइम्स हो, अपने प्राइमर्स हो, उन सबको हम एक ट्यूब में ऐड करते हैं, एक ही बारी में उसे मशीन के अंदर फिट कर देते हैं और टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। जब हम मैम 90 से 94 टेम्परेचर सेट करेंगे तो पहला स्टेप आपके पीसीआर का रन करेगा, आपके दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो जाने का मतलब हाई टेम्परेचर से उन दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, जिन्हें हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। फिर मैम जैसे ही हम टेम्परेचर 50 से 60 का सेट करेंगे तो वो एनीलिंग स्टेप करेगा। उसमें मैम प्राइमर्स का यूटिलाइजेशन होता है, उसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मैम जाके बाइंड कर जाते हैं अपने अपने स्ट्रैंड से। मैम इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका पॉलीमरेज है बहुत ज्यादा ढीठ, उसको चाहिए है कि वो फ्री 3' OH एंड उसको हमेशा मिले, उसी स्ट्रैंड को वो आगे लंबा कर सकता है, अपने आप से नई स्ट्रैंड ऐसे अपने आप से नहीं बना सकता। तो सेकेंड स्टेप 50 से 60 एनीलिंग प्राइमर्स का एडिशन। थर्ड स्टेप में उन्हीं फ्री 3' OH एंड के आगे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड। उसको कौन करता है बच्चों, उसको ऐड करता है पॉलीमरेज। यहां जो पॉलीमरेज यूज होता है टैग पॉलीमरेज, नाम कहां से आया, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस का T, एक्वाटिका का AQ। टैग पॉलीमरेज क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को झेल सकता है। 30 साइकिल्स के बाद अराउंड मुझे 1 मिलियन कॉपीज मिल सकती है। अब बेटा क्लियर हो गया, एवरीबॉडी बेटा लिख लिया है, दिल बना दो। यस एवरीवन, डन एवरीबॉडी, यस।
यस मेरे प्यारे प्यारे जक्सेनेरिस सपोलोन, जल्दी से बताओ। फिर बेटा हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, बहुत छोटी सी एनसीईआरटी की रीडिंग, ठीक है, बहुत छोटी है। लिख भी लिया है ना सारे बच्चों ने? और एक बारी बेटा पीसीआर का पेज नंबर बता दो। चलो बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस बेटा। बोर्ड्स में, तुम्हारे बोर्ड्स में इस डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं। ये डायग्राम बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने एक बारी ना बोर्ड्स के क्वेश्चंस कराए भी थे, शायद लास्ट ईयर कराए थे, लास्ट ईयर भी कराए थे। इस डायग्राम से क्वेश्चंस रहते हैं, प्लस ये तुम्हारे नीट में भी बेटा डायग्राम के लिए बहुत जरूरी है। 172 एंड 202 अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी से बेटा चेक करो, ठीक है। पहले मैं एक काम करती हूँ, तो मैं डायग्राम समझा देती हूँ, ठीक है। देखो डायग्राम में क्या दिया हुआ है बच्चों, डायग्राम में दिया हुआ है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। पहला स्टेप कर रहे हो डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है कि इसमें दिखाया हुआ है कि सपोज तुम्हें इस पर्टिकुलर जगह का ये वाला स्ट्रैंड तुम्हें क्या करना है, रेप्लिकेट करना है, जो भी करना है, कॉपीज बनानी है। हीट करने का मतलब है बहुत हाई टेम्परेचर देना। हीट करने का मतलब 90 से 94, 96 डीनेचुरेशन करना, दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर देना। दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया तो डीनेचुरेशन। देखो कंफ्यूजन क्यों होती है बच्चों, पता है? मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो बच्चों, कंफ्यूजन क्यों होती है ना, इन्होंने क्या किया ना बेटा, हीट करने के बाद ना अगले स्टेप पे ना प्राइमर जोड़ दिया। बच्चों को समझ नहीं आता है कि हीट किया तो किया क्या, क्या हीट करके प्राइमर जोड़ दिए क्या? नहीं, हीट करके प्राइमर्स तो जोड़े, बट हीट करके उन्हें अलग करना इज डीनेचुरेशन। और ये एक्चुअल में अगला स्टेप है, ये एक्चुअल में अगला स्टेप है। अगले स्टेप में तुमने प्राइमर ऐड किए हैं, ठीक है। बस एनसीईआरटी ना थोड़ी इसीलिए ना इसको भी पिटाई लगाने का मन करता है। तो बेटा प्राइमर्स तुमने सेकेंड स्टेप में ऐड किए, दैट इज कॉल्ड एज एनिलीन। 3 प्राइम OHN प्रोवाइड किया तुमने, दीज आर द प्राइमर्स। फिर तुमने बेटा पॉलीमरेज का यूज किया, लेकिन यहां पे डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है, टैक पॉलीमरेज, दैट इज द थर्ड स्टेप। इसमें तुमने टैक पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का बेसिकली तुमने यूज किया। ऑफकोर्स डीएनए बना रहे हो तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का यूज किया है तुमने, ताकि वो स्ट्रैंड को आगे बढ़ा सके। तो एक का बन गया बेटा 2, और ऐसी 30 साइकिल्स रन करोगे तो एम्प्लीफिकेशन हो जाती है अराउंड 1 बिलियन टाइम्स। एक्सटेंशन, एनिलिंग, डीनेचुरेशन, रिवर्स डायरेक्शन में मैंने बताया, ठीक है। अब एक बारी बेटा थ्योरी भी रीड कर लेते हैं साथ के साथ। पीसीआर का बेटा क्या फुल फॉर्म है, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ जीन और डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो। ऑफ कोर्स इन विट्रो बना रहे हैं, इन विट्रो मतलब लैब में बना रहे हैं, लैब में बना रहे हैं इसलिए इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी, यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। पता है क्या, पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? ये देखो, ये तुमसे पता है क्या पूछेंगे। हालांकि बेटा देखो, हालांकि ऑफ कोर्स मैं ये समझती हूं, जब मैं तुम्हें बता रही हूं कि 2 स्ट्रैंड को कॉपी कर रहे हो, भाई 2 स्ट्रैंड को कॉपी कर रहे हो ना, पहले तुम्हारे पास 2 स्ट्रैंड्स थी, तुमने उन दोनों को अलग अलग किया। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, एनसीईआरटी जब रीड कराती हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि कई बच्चे इसको टाइम पास के जैसा लेते हैं। लिखना तो है नहीं, पीछे बैठ के फोन चला लेते हैं, टाइम पास करते हैं, पर नहीं, ये एक बहुत जरूरी टाइम है बेटा जो आपको यूटिलाइज करना है। सुनना है ध्यान से, एनसीईआरटी तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मैंने 2 स्ट्रैंड को अलग किया बेटा, मेरे को इसकी भी तो कॉपी बनानी है, इसकी भी कॉपी बनानी है, तो इसके लिए अलग प्राइमर चाहिए, इसके लिए अलग प्राइमर चाहिए ना। तो कितने सेट ऑफ प्राइमर यूज करना है मेरे को? 2 सेट ऑफ प्राइमर। बहुत छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट। वो बोलते हैं ना छोटी मगर मोटी बातें, ये वो है। तो यू आर यूजिंग बेटा 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, 2 सेट प्राइमर चाहिए क्योंकि 2 स्ट्रैंड्स है। Small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the region of DNA. Yes, ये कुछ chemically synthesized small nucleotides होते हैं जो of course उस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बनाए जाते हैं, तभी तो जाके उनसे जोड़ेंगे ना, उनके ही तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे, तो उनके कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज किए हुए प्राइमर्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज लिखा। अच्छा, और तुम्हें एंजाइम चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए पॉलीमरेज तो एक कॉमन शब्द है, डीएनए पॉलीमरेज एक शब्द है, कॉमन शब्द, यानी कि जो पॉलीमराइज कर सके डीएनए की स्ट्रैंड को। यहां टैग पॉलीमरेज है।
द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज अ टेम्पलेट। ये क्या करता है बच्चों, प्राइमर्स को ही एक्सटेंड करता है, प्राइमर को ही आगे बढ़ाता है, किसको यूज करके, न्यूक्लियोटाइड को यूज करके जो यहां पे हमने प्रोवाइड करवाई हुई है, और किसके अगेंस्ट, टेम्पलेट के अगेंस्ट उसको आगे बढ़ाता है। If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified. Approximately 1 billion copies can be made. अगर हम इसको repeat करते रहे कई दफा around 30 cycles, तो हम almost 1 billion copies भी बना सकते हैं। Such repeated amplification is achieved by the use of thermostable DNA polymerase. और इस तरीके का एक amplification process किया जाता है जब हम एक थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज को यूज करें, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो टेम्परेचर को झेल सके, दैट इज स्टैक पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम कॉल्ड Thermus aquaticus, which remain active during the high temperature, induce denaturation of double stranded of DNA. इसका मतलब बहुत सारे बच्चे गलत समझ लेते हैं, इसका मतलब बच्चे समझ लेते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब बच्चे समझ लेते हैं which remain active during high temperature induced denaturation of double stranded DNA. इसका मतलब बच्चे समझ लेते हैं denaturation में क्या थर्मस एक्वेटिकस यूज हो रहा है, नहीं, इसका मतलब ये कह रहे हैं क्योंकि सारा सामग्री तो एक ही बार में डाला, लिखा इन्होंने नहीं है, लिखा इन्होंने नहीं है, कह रहे हैं सेल्फ अंडरस्टूड कर लो, लिखा इन्होंने नहीं है, तो बच्चे को लगता है डीनेचुरेशन में कहा हमने थर्मस एक्वेटिकस यूज किया, नहीं, डीनेचुरेशन में हमने यूज नहीं किया, पर सामग्री तो एक ही बार में डाली थी ना यार, तो उस स्टेप के लिए तो तुम्हें हाई टेम्परेचर, उसको अलग से थोड़ी कर रहे हो, एंजाइम को वहां से अलग थोड़ी कर दे रहे हो, उस टेम्परेचर में वो खराब ना हो जाए, इसीलिए तुम हाई टेम्परेचर को यूज कर रहे हो। बात समझ गए? यस एवरीबॉडी, यस। अलीजा बेटा बहुत बच्चे हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। अब क्योंकि तुम्हारा जो जीन था उसको तुमने एम्पलीफाई कर लिया है, अब तुम एम्पलीफाई करके उसको क्या कर सकते हो बेटा, वेक्टर के साथ लाइगेट कर सकते हो। अब तुमने कई कॉपीज बना ली, दैट्स इट, डन 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 एवरीबॉडी, डन डन डन। कोई बेटा दुख दर्द समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अब हमारा चौथा स्टेप, आई थिंक 5वां स्टेप है ये उसका, बायोटेक्नोलॉजी का। पूरे चैप्टर को हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करी जाती है, ठीक है। हेडिंग डालो बच्चा पार्टी, इसमें पहले एनसीईआरटी के 2-4 लाइंस हमें लिखनी है, जो कि एज इट इज एनसीईआरटी वाली लिखेंगे, जो कि थोड़ी सी थ्योरी वाला पार्ट है जो मैं आपको बता रही थी। फिर हम एक डायग्राम बनाने वाले वेक्टर का। यस एवरीबॉडी, लाइगेशन ऑफ द जीन विद द वेक्टर। एक बार मैं टेम्परेचर बेटा यहां का सेट करके आती हूं, क्योंकि मैं बेटा ना थर्मस एक्वेटिकस हूं और ना कुछ, ये करके आते हैं 16-17। मेरा बेटा क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर में मैं इनएक्टिव हो जाऊंगी, ठीक है। लो टेम्परेचर में एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं कि नहीं, और हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, डीनेचर, ठीक है। फोर्थ स्टेप कैसे हुआ, फोर्थ स्टेप, पहला स्टेप था आइसोलेशन, फोर्थ स्टेप कैसे हुआ, हाँ ओए फोर्थ स्टेप लिखने वालों, फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाई करना अपने जीन को, दूसरा स्टेप था उसको कट करना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तीसरा स्टेप था अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां से बेटा सेपरेट आउट कर लेना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, चौथा स्टेप था पीसीआर करना, पांचवा स्टेप है ना भाइयों और बहनों, कैसी बातें कर रहे हो यार सब बोलो। चलो, लाइगेशन ऑफ द जीन विद द वेक्टर। तो बेटा अब देखो लाइगेट तो बाद की बात है, जैसे मैंने जब आपको ये बताया था ना बेटा, क्लास 45 मिनट हो गए हैं क्लास के, चलिए हमने क्या बोला था बेटा, हमने ये बोला था, क्या बोला था, क्या बोल रही थी मैं, क्या बोल रही थी मैंने ये बोला कि हाँ, जब मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बेटा मैं भी ना गजनी हो जाती हूँ कभी कभी, जब हम बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला जो स्टेप हमने पढ़ा था, दूसरा स्टेप कटिंग ऑफ द जीन विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो मैंने कटिंग तो तुम्हें बाद में समझाई, पहले मैंने तुम्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हिस्ट्री बताई कि कैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहले पाए गए, उनकी नेमिंग कैसे होती है, उनका नामकरण कैसे होता है, फिर बेटा वो कैसे सीक्वेंसेस को कट करती है, फिर हमने देखा था कि वो कट लगा के क्या क्या पूरे कार्यक्रम को करती है, तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। इन द सेम वे बच्चों, इन द सेम वे लाइगेशन ऑफ द जीन विद द वेक्टर, लाइगेट करने से पहले मुझे तुम्हें वेक्टर्स के बारे में बताना जरूरी है,
ठीक है, पहले मुझे तुम्हें वेक्टर्स की कहानी बताने की जरूरी है, मतलब बताना जरूरी है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, और वेक्टर यहां पे जो मैं यूज करूंगी उसकी शक्ल कैसी दिखती है। एक बच्ची ने डाउट में पूछा था मैम ई कोलाई एक अच्छा होस्ट क्यों है, तो आज तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, एक मृणाल कह रही है कि हाथों में लिख लो मैम। अच्छा, गजनी की तरह बेटा कितनी इंफॉर्मेशन मैं हाथों में लिख लूंगी, टैटू बना लूं। हाँ आयात बेटा धन्यवाद। तो बेटा हम वेक्टर्स के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। एक वेक्टर का एग्जांपल लेंगे जो अभी तक हम कॉमनली यूज कर रहे थे। बेटा कौन सा बेटा सबसे कॉमनली यूज वेक्टर है? सबसे कॉमनली यूज वेक्टर बेटा हमने अभी तक कौन सा पढ़ा है? आरती बेटा वेरी गुड, यस। सबसे कॉमनली यूज्ड वेक्टर अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने कौन सा अभी तक पढ़ाई है? दैट इज प्लाज्मिड। और ई कोलाई होस्ट है भैया, ई कोलाई होस्ट है। ई कोलाई वेक्टर था, ई कोलाई वेक्टर था, ये पढ़ा है तुमने लेक्चर नंबर 6। ई कोलाई आंसर दे रहे हैं बच्चे। ई कोलाई तुम्हारा होस्ट था या वेक्टर था? वेक्टर क्या होता है? प्लाज्मिड नहीं पढ़ा था तुमने? प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हो फिर उसे ई कोलाई, होस्ट है ना ई कोलाई, तो अब बदलने की जरूरत नहीं है बेटा। प्लाज्मिड्स, मैं एक प्लाज्मिड के बारे में बताऊंगी अभी तुम्हें। पहले तो तुम बेटा हेडिंग डालो वेक्टर्स क्या होते हैं। बेटा वेक्टर को आम भाषा में अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? एक सरल भाषा में तुम्हें किसी को समझाना है कि वेक्टर क्या होता है, तो क्या बोलोगे? वेक्टर्स आर दी व्हीकल्स टू कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट। वेक्टर्स वो गाड़ी की तरह होते हैं जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सके। कह सकते हैं ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सके वो गाड़ी होती है हमारी व्हीकल या हमारी वेक्टर। जैसे कि अगर मैं मच्छर को वेक्टर बोल रही थी तो वो गाड़ी की तरह ही तो काम कर रही थी। प्लाज्मोडियम को एक इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान तक ट्रांसफर करने का काम कर रही थी। यहां पे भी वेक्टर वही होते हैं जो आपके जीन को बेटा उठा के ट्रांसफर करने का काम करेंगे, कैरी करने का काम करेंगे। ठीक है, वेक्टर होता है। अच्छा जी रोजी, ठीक है। वेक्टर होस्ट होता है। अच्छा, समझ में आ गई बच्चों बात? टू कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक गाड़ी की तरह काम कर रहा है, एक व्हीकल की तरह काम कर रहा है। एक अच्छे वेक्टर की क्या बेटा खास बात होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जैसे कि अगर मैं बोलूं एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा कैंडिडेट, अगर टीचर को डिफाइन करना हो कि एक ऐसा बेटा बच्चा बताओ जिसके अंदर अगर आप उस बच्चे को ऑब्जर्व करो कुछ टाइम के लिए और आप बोलो कि मैम इसमें एक अच्छे स्टूडेंट जो नीट क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो हम उसकी क्वालिटीज बता सकते हैं। बच्चे तो बहुत सारे हैं पर एक ऐसा बच्चा जिसमें मुझे वो लक्षण नजर आ रहे हैं कि भैया ये क्वालिफाई कर जाएगा। देखो नंबर कम आ सकते हैं किसी बच्चे की शुरुआत में, बच्चा देखो हर बच्चा अलग अलग होता है, पर धीरे धीरे करके वो अपने अंदर वो क्वालिटीज लेके आता है जिससे कि वो उस लक्ष्य तक बेटा बहुत आसानी से फिर पहुंच जाए। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं धीरे धीरे अपने अंदर वो क्वालिटी लेके आते हैं, जैसे कि फालतू के बेटा स्पैमिंग नहीं करना, पढ़ाई बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट वे में करना, क्लास में क्लास के नोट्स बनाना, ठीक है, डाउट सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट पूछना, जब एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी पढ़ना, अपनी शेड्यूल को बहुत अच्छे से मैनेज करना, ठीक है, टॉपिक्स को रिवाइज करना, रेगुलरली टेस्ट देना। काफी सारी ज्ञान मैंने बता दी। जैसे एक अच्छे बच्चे की मैं ये क्वालिटीज बता रही हूं, अगर ये सारी क्वालिटीज है तो उसे हम एक आइडल स्टूडेंट बोलेंगे, जो कि देखो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे कंडीशन में वो बच्चा नीट क्वालिफाई कर सकता है। वैसे ही वेक्टर, देखो बहुत सारे के अंदर तुम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हो, बट एक अच्छा वेक्टर कौन है, एक आइडियलिस्टिक वेक्टर कौन है, उसकी क्या खास बात होनी चाहिए, इसके बारे में बेटा हम सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इनफैक्ट बेटा मैं आपको एक जनरल बात बताऊं, एक जनरलाइज्ड बात बताऊं, एक जनरलाइज्ड बात बताती हूं, पहले मैं इसको लिख लेती हूं उसके बाद। ठीक है, वेक्टर्स आर दी व्हीकल्स टू कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट, to carry the gene of interest। ठीक है, जनरलाइज्ड बात बेटा ये है कि सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए नहीं, जिंदगी में कुछ भी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है बेटा।
आप देखो, आप लोग बोलते हो ना कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बोलते हो कि मैम मेहनत करने से मैम मिल ही जाएगा, थोड़ा किसी को जल्दी मिलता है सक्सेस, किसी को लेट मिलता है। आप कहोगे मैम फिर ऐसे तो सबको सक्सेसफुल होना चाहिए था, है ना? एब्सोल्युटली। बात ये है ना बेटा कि देखो हर एक बंदे की ना किसी भी चीज को पेशेंस अलग अलग होता है। कई लोग ना वो नहीं छोड़ते, मतलब हिम्मत नहीं हारते, कई लोग लगे रहते हैं, कई लोग ना कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं, और कई लोग सोचते हैं बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। मेरे 2 साल अगर मैंने किया कुछ और मेरे से नहीं हुआ तो वो छोड़ देते हैं। कई लोग उस 2 साल में नहीं छोड़ते, हो सकता है उन्होंने और 2 साल मेहनत करी और वो चीज उनको मिल गई। इट इज ऑल अबाउट कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है, किसी भी चीज को करने की लगन कितनी है। तो क्योंकि हर कोई बेटा किसी चीज के पीछे लगा नहीं रहता, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि तुम कितनी डेडिकेशन के साथ में कोई भी काम करो यार, कोई भी काम। कोई इंसान खाना बनाता है तो पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए, तभी तुम वो खाना भी बना पा रहे हो, है ना? या कोई भी एक्सरसाइज चीज काम करोगे, अगर कंसिस्टेंसी के साथ में करोगे, डेडिकेशन के साथ में करोगे, तो धीरे धीरे करके ना बेटा वो इंप्रूव भी होती जाएगी, वो इंप्रूव भी होती जाएगी। कोई भी चीज सीख लो यार, डांस देख लो, गाना देख लो, गिटार बजाना देख लो, कुकिंग देख लो, वर्कआउट योगा देख लो, जिम देख लो, कोई भी चीज, पढ़ाई देख लो, एवरीथिंग इंप्रूव्स विद टाइम। मेहनत करोगे तो वो इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है? चलो, वो इंप्रूव होती जाएगी, बस आपको बेटा पेशेंस रखना है यार, और वो पेशेंस ना बेटा आप ही को रखना है और आप ही को मोटिवेटेड रहना है, बस यही है। अब मैं यहां पे बेटा एनसीईआरटी की कुछ लाइंस आपसे लिखने के लिए कहूंगी, ठीक है? यस, चलिए लास्ट में ज्ञान थोड़ा देंगे, अभी थोड़ा टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। लास्ट में 5 मिनट में आप लोगों से दिल की बात करेंगे, ठीक है? हाँ, मन की बात, मोदी जी करते हैं ना मन की बात, वैसे हम करेंगे मन की बात आपसे। चलिए, क्योंकि आप अपने मन की बात तो कर नहीं पाते हैं बेटा, और सपोलो के मन में क्या चल रहा होगा? हाँ, यू नो दैट द प्लाज्मिड्स एंड अभी मत लिखो, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से क्या लिखना है। पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें से बेटा लिखना क्या है, ठीक है? आपसे पहले मैं इसको समझाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें से लिखना क्या है, ठीक है? देखो क्या कहती है ये क्लोनिंग वेक्टर्स वाला पार्ट। You know that the plasmids and bacteriophage have the ability to replicate within the bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA। बोला कि बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस। और प्लाज्मिड्स तो आपको पता ही है, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्यूलर डीएनए, ठीक है? बोला ये जो होते हैं ये रेप्लिकेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, उनको क्रोमोसोमल डीएनए की जरूरत नहीं है। अगर ये प्लाज्मिड्स किसी के अंदर चले गए या बैक्टीरियोफाज ने अपना जेनेटिक मटेरियल किसी के भी अंदर डाल दिया, तो वो अपने आप से रेप्लिकेट कर सकते हैं, उनको उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए की कोई जरूरत नहीं है अपनी जनसंख्या, अपनी कॉपीज बनाने के लिए। क्या मेरी बात समझ पाए? यस एवरीबॉडी, क्या मेरी बेटा एक एक लाइन को समझो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। यस, मैं क्या बोल रही हूं बच्चों? बेटा कम बैक, डोंट डू दिस थिंग इन द कमेंट सेक्शन। छोटे बच्चे की तरह बिहेव करो। सुनो इधर, क्या बोल रही हूं बेटा कि प्लाज्मिड्स को मैंने बैक्टीरिया के अंदर उठा के डाल दिया, तो प्लाज्मिड ये नहीं वेट करेगा कि मैं किसी के साथ जुड़ जाऊं तब जाके मैं अपनी कॉपीज बना सकता हूं। नहीं, प्लाज्मिड के पास वो सारी क्वालिटीज हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए जिसके अंदर भी आपने उसे डाला है, वो अपनी कॉपीज बना सकता है। और बैक्टीरियोफाज के पास भी ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसका डीएनए तुमने किसी के अंदर डाल दिया तो उसको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, उसके पास एक खुद के पास क्वालिटी है कि वो अपनी कॉपीज बना सके, ठीक है? यस, आगे देखो, bacteriophage because of their high copy number per cell have a very high copy number of their genome within the bacterial cells। ये बात समझना, ये बहुत अच्छा एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाली हूं। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है बच्चों ओराई क्या होता है? न्यू एनसीईआरटी में 168 पेज नंबर पे है ये। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम लोग को पता है ओराई क्या होता है? एवरीबॉडी, व्हाट इज ओराई? What is ओराई बच्चा पार्टी? Yes everyone, what is ओराई? What is ओराई? मैं एक पानी मंगा लेती हूं, तब तक आप ओराई बताओ। युगल, एक पानी भिजवा देना यार। हाय ग्रीश। यस,
ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, साइट ऑफ रेप्लीकेशन, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। वो साइट, वो पॉइंट जहां से रेप्लीकेशन स्टार्ट होता है। क्या बेटा बिना ओराई के, बिना ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन के क्या रेप्लीकेशन स्टार्ट हो सकती है? आप पहले मेरे को ये बताओ कि क्या बिना ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन के किसी भी डीएनए की कॉपीज बन सकती है? क्या रेप्लीकेशन कभी स्टार्ट हो सकता है बिना ओराई के, बिना ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन के? नहीं ना। आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन चाहिए ही चाहिए अगर आपको किसी भी स्ट्रैंड की कॉपी बनानी है, रेप्लिकेट करना है। यानी क्या बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए आपके वेक्टर्स की। क्योंकि बेटा आप समझते जाना, बेटा आप ये मत सोचो कि लिखना है, हमें लिखने का कंटेंट बहुत कम होता है। यहां दिमाग में बेटा समझना है, समझना ज्यादा है, लिखना बेटा कम होता है, ठीक है, समझना ज्यादा है। बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं प्लाज्मिड का एग्जांपल लेती हूं, जैसे ये प्लाज्मिड है, मैं इसी प्लाज्मिड के साथ में बेटा अपना जीन डालूंगी ना, ये तो एक वेक्टर है, इसके साथ हम अपने बेटा जीन को जोड़ते हैं ना रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए। याद करो हमने पहले दूसरी तीसरी क्लास में यही तो पढ़ा था, है ना। ये एक प्लाज्मिड है, इसके साथ में मेरे को अपने जीन को जोड़ना है, तो मैं बोल रही हूं कि ये प्लाज्मिड एक अच्छा वेक्टर है। अच्छा वेक्टर क्यों है? वेक्टर है, हम वेक्टर यूज क्यों कर रहे थे बच्चों? हम वेक्टर क्यों यूज कर रहे थे? हम कह रहे थे अगर मेरा जीन था जो मैंने कट किया हुआ था, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, मैंने कहा था कि अगर इस जीन को मैं सीधा होस्ट के अंदर डाल दूं, होस्ट क्या होता है? जिसके अंदर हम उसकी कॉपीज बनाते हैं। होस्ट उसका घर होता है ना, एक ऐसा घर जिसके अंदर बेटा उसकी कॉपीज बन सकती है। अगर मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठा के सीधा यहां डाल देती तो ये रेप्लिकेट ही नहीं कर पाता। रेप्लिकेट करने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, इस टुकड़े के पास वो चीज है ही नहीं ना। तो एक क्वालिटी इस वेक्टर की ये भी होती है कि जब मैं इसके साथ अपना जीन जोड़ती हूं ना, जब मैं इसके साथ अपना जीन जोड़ती हूं, तो ये जो वेक्टर है, जो कि एक प्लाज्मिड के बारे में बता रही हूं, ये बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ आता है, इसके पास ओराई होता है। तो तुम्हारे जीन को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास ओराई तो है ही नहीं, मेरा रेप्लिकेशन कैसे होगा, मेरा रेप्लिकेशन कैसे होगा? कोई लोड वाली बात नहीं है भैया। प्लाज्मिड कहता है कि मेरे पास ओराई है और मेरे पास ओराई जो है उससे मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा रेप्लिकेशन इनिशिएट करने के लिए। यस, क्लियर है हर्षिता? यस एवरीबॉडी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीबॉडी। प्राची यस यस, समझ में आ गई बच्चों बात? पहले ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? फिर मैं बेटा ये वाली लाइन कॉपी नंबर को एक्सप्लेन करूंगी। ये बात सबको समझ में आई? यस एवरीबॉडी, राइट? ये एक क्वालिटी है, ये एक क्वालिटी होती है आपके वेक्टर की, इट शुड हैव ओराई, इट शुड हैव ओराई या इट शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दिस इज वन क्वालिटी। ऐसी बेटा बहुत सारी क्वालिटीज हैं। यहां तक तो समझ में आ गया, राइट? अब देखो बेटा, अब ये वाली लाइन जरा पढ़ना। ये वाली लाइन कहती है, ये वाली लाइन, bacteriophage because of their high copy number per cell have very high copy number of their genome within the bacterial cell. Some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell where other can have 15 to 100 copies per cell वगैरह वगैरह। फिर बोला है, नीचे लिखा होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है। अब मैं आपको समझाती हूँ कॉपी नंबर क्या होता है, फिर ये लाइन समझ में आएगी। बेटा देखो, कॉपी नंबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपके सैंपल की, आपके डीएनए की कितनी कॉपीज उस होस्ट के अंदर एग्जिस्ट करेगी, वो कॉपी नंबर होता है। एक कॉपी बनेगी कि 2 कॉपी नंबर 2 कॉपीज एग्जिस्ट करेंगी कि 3 कॉपीज या 4 एग्जिस्ट करेंगी या 5, इसे कहते हैं कॉपी नंबर। आपने अपना जो डीएनए था उसकी कितनी कॉपीज बनेंगी? ऑफ कोर्स जब वो डिवाइड करेगा तो बेटा ऑफ कोर्स उसकी जनरेशन में आपका डीएनए जा रहा है, जो भी प्लाज्मिड है उसका डीएनए जा रहा है। आपको याद होगा ना, ऐसा सा बनाया था हमने, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर जब ये डिवाइड करती है तो इसके आगे की जनरेशन में भी जाती है, इकोलाई के आगे की जनरेशन में भी जाती है। याद आ रहा है कि नहीं? तो कॉपी नंबर का मतलब होता है कि आपके सैंपल की कितनी कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज कॉपी नंबर। और बेटा उसको कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर होता है, साइट होती है जहां से वो डिसाइड होता है कि कितनी कॉपीज एग्जिस्ट करेंगी, वो ओराई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की एक लाइन है, मैं भी पढ़ाऊंगी, आपको लिखा ही होगा आगे, दैट विच पर्टिकुलर साइट कंट्रोल द कॉपी नंबर।
कॉपी नंबर मतलब कितनी कॉपीज एग्जिस्ट करी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ज्यादा कॉपीज एग्जिस्ट करेंगी तो हमारा ही तो फायदा है ना, हमारा फायदा है कि नहीं, राइट। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जो वो साइट होती है, ये कंट्रोल करती है कि कितनी कॉपीज एग्जिस्ट करेंगी। किसी वेक्टर का कॉपी नंबर अच्छा होता है, किसी का कॉपी नंबर कम होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स सबका अलग अलग होता है, किसी की ज्यादा कॉपीज एग्जिस्ट करती है, किसी की कम। हमारे लिए बेटा अगर ऑफ कोर्स अब तो वो वैसे तो वेरी करता है, लेकिन बहुत कम कॉपी नंबर हुई तो हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं है। ज्यादा कॉपी नंबर अगर हुआ तो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसकी कॉपीज एग्जिस्ट करेंगी। अभी क्या बोल रहा है, बैक्टीरियोफाज का हाई कॉपी नंबर होता है। इससे बेटा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं अभी आपको इनके ये पॉइंट्स इसमें से लिखवाने के लिए कहूंगी, आपको लिखने के लिए कहूंगी। क्या बोले, बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर पर सेल मे हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफाज किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। हम कह रहे हैं बैक्टीरियोफाज की ज्यादा कॉपी नंबर है, मतलब उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल उसकी ज्यादा कॉपीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर डालता है, बैक्टीरिया के अंदर डाल रहा है, तभी तो उसको इन्फेक्ट कर रहा है ना। तो यही तो ये कह रहे हैं कि उसकी हाई कॉपी नंबर होती है, इसलिए बैक्टीरिया के अंदर उसकी बहुत सारी कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि कॉपी नंबर ज्यादा है ना। यस एवरीबॉडी, क्या ये बात सबको क्लियर हो रहा है? यस, आई एम एक्सप्लेनिंग यू अ वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। बाद में ये मत बोलना रिपीट रिपीट रिपीट, मैं बहुत धीरे धीरे आपको इसलिए समझा रही हूं, एक एक वर्ड एक एक वर्ड। क्या लिखा है, बैक्टीरियोफाज का हाई कॉपी नंबर होता है, यानी उसकी ज्यादा कॉपीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसी कारण से जब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर उसकी हाई कॉपी नंबर है, उसकी ज्यादा कॉपीज एग्जिस्ट कर रही है। कुछ प्लाज्मिड्स की हाई कॉपीज नंबर होती है, कुछ प्लाज्मिड्स की लो कॉपी नंबर होती है, राइट। क्या लिखा है यहां, some plasmids may have 1 or 2 copies per cell whereas other may have 15 to 100 copies per cell। डायरेक्ट लाइन आता है, स्टेटमेंट देंगे, ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स। आपसे नंबर 1 स्टेटमेंट दे देंगे, बैक्टीरियोफाज हैव हाई कॉपी नंबर विद इन बैक्टीरियल सेल, ट्रू है। फिर पूछेंगे प्लाज्मिड्स हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल, तो ये फॉल्स है, क्योंकि 1 or 2 कॉपीज ओनली नहीं है, 1-2 कॉपीज भी हो सकती है, 15 to 100 कॉपीज पर सेल भी हो सकती है, वेरी कर सकता है, एंड इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। देयर नंबर कैन गो इवन हायर, ठीक है। इफ वी आर एबल टू लिंक द एलियन पीस ऑफ डीएनए, बेटा ये एलियन क्या है, क्योंकि अभी तुम्हारे क्लास के कुछ एलियन उछल पड़ेंगे जो एलियन ही है, क्योंकि पहली क्लास अटेंड कर रहे होंगे, फिर पूछेंगे एलियन क्या है। तो बेटा आप मेरे को बताओ व्हाट इज एलियन डीएनए। यहाँ पे एलियन डीएनए क्या है, बोला है कि if we are able to link the alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. Beautiful line. Science is so beautiful. Foreign DNA, gene of interest. Yes, alien DNA का मतलब है यहाँ हमारा gene of interest, हमारा DNA, foreign DNA जो मेरे को जोड़ने का था। बोला अगर हम अपने एलियन डीएनए को यानी अपने फॉरेन डीएनए को बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड के साथ जोड़ दें, बैक्टीरियोफाज या प्लाज्मिड के साथ जोड़ दें, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज। ऑब्वियस ही बात है। आप मेरे को ये बताओ बेटा सोच के, इस लाइन का मतलब, हमने बोला बैक्टीरियोफाज का एक पर्टिकुलर कॉपी नंबर है, मतलब उसकी कितनी कॉपीज वो बना सकता है एक सेल के अंदर। प्लाज्मिड का अपना एक कॉपी नंबर है, यानी वो कितनी कॉपीज बना सकता है अपनी एक सेल के अंदर। अब भाई मैं प्लाज्मिड के साथ अगर किसी को जोड़ दूं तो अब तो ये इसका अंश बन चुका है ना, फॉरेन जीन इसका पार्ट बन चुका है, एलियन जीन इसका पार्ट बन चुका है। जितनी इसकी कॉपीज एग्जिस्ट करेंगी उतनी तो इसकी कॉपीज एग्जिस्ट करेंगी। यस और नो, यस और नो एवरीबॉडी बताओ मेरे को। भाई मैंने इसको बैक्टीरियोफाज के साथ जोड़ा, मैंने इसको प्लाज्मिड के साथ में जोड़ा, अब भाई प्लाज्मिड की जितनी कॉपी नंबर है उतनी तो इसकी होगी। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, राइट। देखो दिस इज अ वेरी छोटो सा पैराग्राफ बट फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बस यही बोला है, वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट इट हेल्प्स इन इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। बोला कि वेक्टर्स जो आज के डेट में हम यूज करते हैं, हम बेटा लैब में भी सिंथेसाइज कर पाते हैं, जिसके मुझे लग नहीं रहा है कि आज वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि वो टाइम लेता है समझने में, ठीक है। कॉन्सेप्ट टाइम लेता है, लिखने वाला पार्ट कम होता है पर समझने का टाइम लगता है, ठीक है।
तो बोला है कि वेक्टर्स जो आज के डेट में हम यूज करते हैं उनको हम बनाते भी है लैब में। PBR 322 एक वेक्टर आपके एनसीईआरटी में बनाया हुआ है, उसको लैब में इस तरीके से ही बनाया जाता है ताकि आप उसको इजीली फॉरेन जीन के साथ लिंक कर दो और आपको आसानी से पता चल जाए कि लिंक हुआ भी है या नहीं है। क्योंकि तुम तो सपोले हो, ठीक है, तुम तो सपोले हो, तुम लिंक करोगे तो 90% चांस है कि लिंक हो जाए बेटा, ठीक है। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि लिंक हो गया या नहीं हो गया है? लिंक हो गया तो रिकॉम्बिनेंट बन जाता है, लिंक नहीं हुआ तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आसानी से बेटा वो बता सके, कि वो खुद ही बता दे, वेक्टर खुद ही बता दे कि मेरे साथ वो जीन जुड़ा या नहीं जुड़ा। उनको इस तरीके से बनाया जाता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। आप पहले मेरे को बता दो बेटा एक बारी थम्स अप दे के या दिल बना के कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कोई दुखदर्द समस्या, फिर मैं आपको इसमें से कुछ कुछ लिखने के लिए बताऊंगी। डन 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 एवरीबॉडी, यस, डन, बहुत शानदार। अब बेटा मैं आपको बताती हूं, जो भी आपने अभी पीछे लिखा है ना, उसमें से कौन कौन सी लाइन आपको यहां नोट करनी है। अब आपको ये नोट करना है, इसके मैं आपको बता देती हूं क्या नोट करना है, एक सेकंड रुको। अगला पॉइंट बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो यहां से, वेक्टर्स लाइक प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। अगला पॉइंट यहां से लिखो, प्लाज्मिड्स के आगे लगा दो वेक्टर्स, वेक्टर्स लाइक प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल। बेटा लिखना है, लिखने में मौत नहीं आनी चाहिए। अब समझ लिया, अब लिखना है। पहला पॉइंट ये लिखोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां से बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर, यहां तक, ठीक है, सारा लिखना है बेटा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सम प्लाज्मिड हाई कॉपी नंबर, सम लो कॉपी नंबर कैन बी हाइयर, ठीक है। एंड चौथा पॉइंट ये बेटा, ये इतना सारा लिखना ही है आपको, क्योंकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यहां तक सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा। लास्ट लाइन का मतलब जो कह रहे हैं ना रिपीट करने के लिए, वो मैं कर देती हूं। उसका मतलब है कि आप ना बेटा वेक्टर ही कुछ इस तरीके से बनाते हो ताकि वो खुद ही बेटा ये ना तुम्हें बता दे कि मेरे साथ फॉरेन जीन जुड़ पाई या नहीं जुड़ पाई। उसको बनाते ही कुछ इस तरीके से हैं ताकि ना बेटा वो खुद ही बेटा ये बता दे कि मेरे साथ जीन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। अब देखो मैं तुम्हें एक बहुत सरल भाषा में बता रही हूं। देखो अगर तुम्हें किसी ने थप्पड़ लगाया तो तुम्हारे पास मुंह है ना बोलने के लिए कि मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा है, ठीक है। किसी ने नहीं मारा तो तुम्हारे पास बेटा मुंह है बोलने के लिए कि मेरे को किसी ने थप्पड़ नहीं मारा है। वेक्टर के पास बेटा तुम्हारे जैसा मुंह तो है नहीं, ठीक है, जो जहर उगल सके और चिल्ला चिल्ला के बताए कि मेरे साथ जीन जुड़ा या नहीं जुड़ा। वेक्टर्स बोल थोड़ी सकता है। वेक्टर्स के पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनके बारे में अभी मैं बताऊंगी, सिलेक्टेबल मार्कर्स। वो जीन्स ही बेटा वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि उसके साथ जीन जुड़ गई या नहीं जुड़ी। वेक्टर बोल बोल के तो नहीं बता देगा ना मेरे साथ जुड़ गया है जीन, मेरे साथ नहीं जुड़ा है जीन, है ना। तो उसमें कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जो ये हेल्प करते हैं बताने के लिए। इसे नोट कीजिए। यस, नहीं लास्ट वाला मत लिखो बेटा, लास्ट वाला मत लिखो, लास्ट वाली लाइन जितना बोला है बेटा उतना लिखो यार। चलिए जी, यस एवरीबॉडी, फटाफट से यस। विकास बेटा हेडिंग वही है, वेक्टर्स के नीचे वाला पॉइंट। भाइयों यहाँ पे हमने क्या लिखा था, वेक्टर लिखा था ना, आर द व्हीकल्स टू कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपको अगले लाइन में लिखना था वेक्टर्स लाइक। प्रिया बेटा उसी लाइन के नीचे लिखना था यार। चलिए देखो, ये देखो आर्यन श्रीवास्तव। आर्यन तू तो खुद तो लिख नहीं रहा होगा, दूसरों को भी भड़का रहा है। लिख रहा है कि कौन कौन लिख रहा है, मैं इसलिए टाइम दे रही हूं बेटा। वेरी बैड बेटा, देखो पाप लगेगा तुम्हें, मैं सही बता रही हूं। यहां से मेरे दिल से पाप लगेगा तुम्हें अगर तुम नहीं लिख रहे होगे। मैंने बोला तुम्हें लिखना है, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूं तो इसका सब कुछ तो बोर्ड पे ही लिखती हूँ। पहली बार दिया होगा कुछ यहां से छापने के लिए, क्योंकि क्या फायदा बेटा मैं उसी चीज को वापस से लिख दूं। सेम चीज जब लिखनी है तो ये से लिखो। बहुत पाप लगेगा और तुम दूसरों को भड़का रहे हो कि कौन कौन लिख रहा है। जो लिख रहा होगा ना वो भी नहीं लिखेगा तुम्हारे चक्कर में।
डन 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 एवरीबॉडी। जल्दी वहां से हटो, क्यों? एनसीईआरटी कहाँ है आपकी? शुभ दत्त बेटा धन्यवाद। बेटा जब आपका डन हो जाए ना, मेरे को एक बार थम्स अप देना, ठीक है? मैं वेट कर रही हूं, मैं वेट कर रही हूं, क्योंकि काफी सारे लिखने हैं, तो आई एम वेटिंग। इट्स ओके, टेक 2-3 more minutes टाइम, बट राइट एवरीथिंग। डन 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 डन, पक्की बात बेटा, डन 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 डन। धन्यवाद नम्रता, निधि, यस यस, तेजल, सौम्या, पूजा, मदिया, साक्षी, सिमरन, प्रगति, आफरीन, राज, राज बेटा, सेजल, मैत्री, भुवनेश्वरी, दीक्षा, जतिन, शहबाज, समीर, सोल ब्लेज। सोल ब्लेज तेरा नाम सोल ब्लेज तो नहीं होगा, ऐसे ही रख लिया है तूने। चलो जी डन, यहां तक डन। नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट पेज कर रही हूं बेटा। अब जो बचा वो एनसीईआरटी से कर लो, अगर नहीं किया है कर लिया है। अब हम बेटा वेक्टर्स की क्वालिटी करने वाले हैं। वेक्टर्स की क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, 1-2 तो हम लिख चुके हैं, 1-2 और मैं आपको बताती हूं, ठीक है? 1-2 तो हम कर चुके हैं, 1-2 मैं आपको बताती हूं। पक्की बात? चलो वेरी गुड, शाबाश। आई थिंक लिख लिया है ना। मेरे को भी मौत आती है चेंज करने में, प्रेशर लगने लगता है एकदम से कि चेंज करूं या नहीं करूं। क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है? अच्छा सुनो, जब भी तुम लोगों का ना ये होगा, जब भी तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा ना, मैं एक चीज और करूंगी बिफोर। मैंने ये सोचा है कि जब तुम्हारा पूरा ये 12th खत्म हो जाएगा, जब भी होगा, तो हम ना मतलब क्लास खत्म नहीं करेंगे, हम 1-2 सेशंस बेटा ऐसे रखेंगे, एक तो मिनिमम रख लेंगे, जहां हम ह्यूमन, जो हमारा पूरा 12th का जूलॉजी का सिलेबस है ना, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट उसके लिए ना बेटा तुम्हें पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है इमीडिएटली ना करें, 1-2 सेशन ना बीच में ऐसे ले लेंगे, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, है ना? ठीक है, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर। सबसे पहला, पर बेटा उसका फायदा ना तभी होगा जब आपने पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा है। बिना पढ़े हुए फिर फायदा कुछ नहीं होगा। मैं आके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी और मैं ही फिर बेटा आपको आंसर देती रहूंगी, फिर फायदा कुछ नहीं होगा। बैच में कराएंगे, हम बैच में कराएंगे, मजा आएगा, उसमें फायदा होगा ना तुम्हें, है ना? उससे बेनिफिट रहेगा, उससे आई थिंक तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन वो मैं कुछ इस तरीके से प्लान करूंगी बच्चों, जहां तुम्हें थोड़ा सा ना गैप मिले कि तुम प्रिपेयर करके आ सको, एटलीस्ट एनसीईआरटी से प्रिपेयर करके आ सको, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके आ सको, वो वाला टाइम रहना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, तो ऐसा एक सेशन जरूर करेंगे, ठीक है ना? एक अच्छे वेक्टर की क्वालिटी नंबर 1 बेटा, इसका साइज होना चाहिए स्मॉल। इसका साइज होना चाहिए बच्चों स्मॉल साइज होना चाहिए। जब साइज छोटा होगा तो फायदा क्या है बेटा? देखो साइज छोटा होने का फायदा यहां पे वेक्टर का ये है कि भैया इजी टू हैंडल है, ठीक है? उसको जब आप तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसे यूज करोगे ना, 11th का बेटा तब होगा ना, 11th का भी करवा देंगे, पर 11th की रिवीजन देखो पहले तुम्हारा, अब तुम बेटा ये पूछते हो इसलिए ना बीच बीच में तुम्हारे क्वेश्चंस इतने होते हैं ना कि मैं, सुनो मेरी बात, जब तुम्हारा ज़ूलॉजी, आई थिंक तुम्हारा ज़ूलॉजी ही सबसे पहले खत्म होगा। मुझे जितने साल से मैं दोनों साल जो लक्ष्य पढ़ाया मैंने, हमेशा ज़ूलॉजी पहले खत्म होता है। जब ज़ूलॉजी खत्म होगा ना बेटा, तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होता है हमारी टीम का कि पहले तुम्हारे ना बेटा
11th को हम जोलॉजी खत्म करके जोलॉजी की 11th रिवीजन स्टार्ट नहीं करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे खत्म करवाते हैं। तो मेरी क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हो सकता है ऐसा कुछ हो, ठीक है, कि तुम्हारे बॉटनी को पहले कर देंगे, फिर तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री भी कंप्लीट करवा देंगे, फिर बेटा हम प्लान करते हैं कि तुम्हारी 11th की रिवीजन, ताकि सब सब्जेक्ट्स की 11th की रिवीजन साथ स्टार्ट हो, ठीक है। 11th की रिवीजन सबकी साथ होती है, पहले सारे का 12th का सिलेबस बेटा खत्म होता है, तो 11th जब रिवाइज कराएंगे तब की बात है। उसके बाद बेटा हम तुम्हारे 11th की भी प्रैक्टिस करवा देंगे, कोई लोड मत लो भाई, तुम एक्स्ट्रा लोड लेते हो, मैंने तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दी, तुम लोड लेने लग गए, ये कब करेंगे वो कब करेंगे, ठीक है। चलो उसका तब देखेंगे, पहले ये खत्म होने के बाद एक दिन बीच में टाइम निकाल के तुम्हारे लिए प्लान करूंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड वेक्टर, इसका साइज शुड बी स्मॉल, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेटा इट इज इजियर टू हैंडल, शुड बी स्मॉल, क्योंकि बेटा वेक्टर के साथ काम करने में आसानी होती है जब इसका साइज जो होता है स्मॉल होता है। लार्ज साइज का होता है तो इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, तो छोटे साइज का होगा तो इट विल बी इजियर टू हैंडल ड्यूरिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। नंबर 2 शुड हैव ओराई, तो मैं ओराई के बारे में लिखती हूं, जैसे पहले हमने साइज लिखा, दूसरा हम ओराई। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये इसकी दूसरी खास बात है कि ये प्रेजेंट होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, साइट फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन बिगिंस, रेप्लिकेशन बिगिंस, ठीक है। नंबर 3 क्लोनिंग साइट्स, अब ये मुझे, अच्छा रुको, रेप्लिकेशन बिगिंस, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द कॉपी नंबर, it also controls the copy number, yes, हाँ ऋतुजा मैं दे दूंगी, हाँ ठीक है, आज लास्ट में भी एक बार याद दिलाना। नंबर 3 क्लोनिंग साइट्स। अब बेटा आप मेरे को एक बात बताओ, आपने कहा कि ठीक है मैम वेक्टर हमारे व्हीकल्स है जिनके साथ हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, मैम वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, उसका साइज छोटा होगा तो इजियर होगा हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसे यूज में लाना, काम करना उसके साथ। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए क्योंकि मैम वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, अगर उसके पास क्लोनिंग साइट्स नहीं हुई, मतलब कि कोई वेक्टर है, अगर उसके पास क्लोनिंग साइट्स का मतलब रिकॉग्निशन साइट्स में कह सकती हूं, एक तरीके से मैं क्या कह सकती हूं, रिकॉग्निशन साइट्स, मैं क्या कह सकती हूं, रिकॉग्निशन साइट्स। भाई उसके अंदर बेटा तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें वेक्टर्स को कट करने की जरूरत है या नहीं? क्या वेक्टर को कट करने की जरूरत है कि नहीं? भाई तुम्हें उसके दिल में जगह नहीं बनानी थी, तुम्हें अपने एलियन डीएनए को इससे जोड़ना था कि नहीं, जोड़ना था कि नहीं, यस और नो, जोड़ना था ना, यस यस जोड़ना था ना। जब तुम्हें अपने जीन को इसके साथ जोड़ना है तो इसे कट लगाना पड़ेगा, इसे कट लगा के ही तो क्लोन कर पाओगे ना। क्लोन करने का मतलब अपने जीन को उसके साथ में जोड़ना। तो भैया एंजाइम्स की क्लोनिंग साइट्स नहीं होनी चाहिए, जहां एंजाइम्स इसको रिकॉग्नाइज करे उसकी पैलिंड्रोम होनी चाहिए कि नहीं, यस। इको R1 फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, या हाइंड 2, क्या इनकी रिकॉग्निशन साइट्स नहीं होनी चाहिए? तभी तो वहां कट लगा के उससे जोड़ोगे। अगर ये रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, इनकी क्लोनिंग साइट्स नहीं होंगी, तो बेटा कहां से तुम अपने जीन को जोड़ पाओगे? बहुत ही पता क्या है, कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें पता है, बस मैं लिख रही हूं। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है, लेकिन उसको लिखने का एक तरीका है बस। ऑफ कोर्स यू नो दैट, तुम्हें पता ही है कि मैम ऑफ कोर्स कट नहीं कर पाएगी, जब रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी, उसका पैलिंड्रोम ही नहीं होगा, जीन कहां पे जोड़ लोगे, राइट? तो इनके पास रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। अब देखो बेटा, एक वर्ड आता है एनसीईआरटी में, MCS। MCS का मतलब होता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का एनसीईआरटी क्या मतलब समझाती है, मैं आपको बताती हूं। देखो, अगर मैं आपसे कहूं ठीक है, ये एक पर्टिकुलर वेक्टर है, इसके पास इको R1 की तो रिकॉग्निशन साइट है, हाइंड 2 की है,
एक कोई एंजाइम का एग्जांपल ले लो, PST1 की है, एक कोई एग्जांपल ले लो BAMH1, ये सारे मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ एट द सेम टाइम इसके पास EcoR1 के लिए रिकॉग्निशन साइट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यानी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए 1 2 3, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रही हूं, 1 2 3 रिकॉग्निशन साइट है, 3 रिकॉग्निशन साइट है बेटा। एक एंजाइम के लिए अगर 3 जगह पे ये रिकॉग्नाइज करेगा तो ये अच्छी बात है या गंदी बात है? ये बहुत अच्छी बात है या ये बहुत गंदी बात है? खुद थोड़ा सा खुद सोच के बताओ। मैंने बोला मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। मेधा, वेरी गुड मेधा, यस यस विदिशा, यस ममता, बताओ 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 मेधा, यस हर्षता, अभय, प्रियांशी, मीनल, सोनिया, रिद्धि, गलत बात है, गंदी बात है बेटा, इट्स अ बैड थिंग, नॉट अ गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है, वेरी बैड बेटा, अच्छी बात नहीं है। अगर एक ही एंजाइम मल्टीपल जगह रिकॉग्नाइज करके कट लगा देगा ना बेटा, तो फिर क्या होगा, बहुत सारी कट लग जाएगी, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा प्रोसेस। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स अवॉइड करनी चाहिए। एक ही एंजाइम अगर बेटा 50 जगह कट लगा देगा तो बेटा तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, कहां जोड़ो जीन को। यस, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स शुड बी अवॉइडेड। यहां पे भी कट लगा दिया, यहां पे भी कट लगा दिया, यहां पे भी कट, इतने कट लग जाएंगे भैया, तुम्हें इतने कट थोड़ी लगाना है, तुम्हें कॉम्प्लिकेट थोड़ी करना है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स अवॉइड करनी चाहिए, हमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स अवॉइड करनी चाहिए। बट एनसीईआरटी ने क्योंकि इसे एक्सप्लेन नहीं किया इस तरीके से, बट एक ही वेक्टर के अंदर अगर ये भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, ये भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, ये भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि इसको मैं EcoR1 से भी कट करा सकती हूं, इसको मैं BAMH1 से भी कट करा सकती हूं, इसको मैं PST से भी करा सकती हूं, इसको मैं HIND से भी करा सकती हूं। ये अच्छी बात है कि इसके पास डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट्स है। क्या दोनों में बेटा डिफरेंस समझ पाए? क्यों? क्योंकि तुम फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाओगे, तुम लिमिट नहीं हो जाओगे कि अगर मेरे को इस प्लाज्मिड का यूज करना है तो मेरे को EcoR1 से ही कट कराना पड़ेगा यार, क्योंकि इसके पास सिर्फ EcoR1 के लिए रिकॉग्निशन साइट है ना। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, इसके लिए सिर्फ EcoR1 के लिए रिकॉग्निशन साइट्स हैं। तुम्हें इसमें लिमिट नहीं होगे, तुम इको से भी करा सकते हो, तुम HIND से भी करा सकते हो, तुम PST के लिए से भी करा सकते हो, बट एक एंजाइम की मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट नहीं होनी चाहिए। Am I clear to all of you? Yes everybody, yes everybody, done everybody, yes, clear है ना? ये बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो मैंने बेटा गंदा से एक डायग्राम बना दिया ना, इसे मिटाना पड़ेगा, मैंने तो खुद ही बेटा कचरा कर दिया मैंने यहाँ। चलिए जी, इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। क्लोनिंग साइट्स are important. Cloning sites are important because these are the sites where the alien DNA या gene has to be ligated, MCS यानी कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स should be avoided, एक सेकेंड देना बेटा। Multiple cloning sites should be avoided as if more than one site
exist for one enzyme, it will cut at multiple sites and cause confusion. Sites for different restriction enzyme is useful as we will have options to choose. डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बेटा साइट्स अच्छी बात है, ताकि हमारे पास ऑप्शन रहे कि हमें कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना है, बट एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट नहीं होनी चाहिए। बेटा यहां पे कोई दुखद समस्या? यस, ठीक है, यहां तक तो कोई दुखद समस्या नहीं है, यहां तक कर लो। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। और डन हो जाए तो बेटा एक बार मेरे को बता देना, ठीक है। डन हो गया बेटा सारे बच्चों का, और यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लास्ट के 2 पॉइंट्स में बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस यस, क्लियर है? इस पॉइंट में बेटा ये लिखा है कि देखो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो बेटा हम ऑफ कोर्स जो कॉमनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं, EcoR1, HindII, इनके लिए अगर रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन एक ही के लिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स ये गंदी बात है, ठीक है। यस, ठीक है। अब बस एक लास्ट चीज बची है, बट अगेन बेटा ये बहुत बेहतरीन, बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत कंसेप्चुअल है। यहां तक अगर तुम लोगों ने कर लिया है बच्चों, तो फिर मैं आगे बढ़ती हूं, और ना मैं यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग तुम्हें जरूर करा के जाऊंगी। जो मैं आपको बता रही थी ना बेटा, बहुत कंसेप्चुअल वाला पार्ट सिलेक्ट करने वाला, वो कल आएगा, आज नहीं होगा, वो कल होगा। लेकिन बेटा ये उसके बेसिक्स हैं, अगर ये बेसिक्स नहीं समझ में आएगा तो फिर वो सिलेक्शन कैसे समझ में आएगा, है ना। तो वो जो कट करके जोड़ने वाला है ना, वो कल की क्लास में हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो चलो, अब मैं 4th बेटा बताती हूं पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज सिलेक्टेबल मार्कर। नंबर 4 क्वालिटी होनी चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। युगल बेटा एक तो मैं क्या बताऊं, इतना एसी का टेम्परेचर जाता है ना, बच्चों को अलग मौत आ रही है, किसी बच्चे का फोन स्विच ऑफ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी को पढ़ने में मौत आ रही है, मेरे को एसी में मौत आ रही है। यार एसी का टेम्परेचर ठीक कर दो भाई। यस, सिलेक्टेबल मार्कर, बेटा देखो इसका नाम ही क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल, सिलेक्ट कर पाना, मार्कर मतलब मार्क, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, अभी सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला बेटा, कि जैसे किसी ने किसी को बजाया तो उसके पास तो मुंह है, वो तो मुंह से बेटा बोल सकता है, ये क्या करके आया है, पता नहीं ठंडा कर रहा है कि गर्म कर रहा है, तो वो तो बेटा बता सकता है ना, मेरे को इसने मारा या मेरे को इसने नहीं मारा, ठीक है। लेकिन आपके वेक्टर के पास क्या है ऐसा जो वो बता सके कि मेरे साथ जीन जुड़ गया है या मेरे साथ नहीं जुड़ा। सपोज बेटा मेरे पास, इसको बनाना मत अभी, सपोज मेरे पास ये वेक्टर था और मैंने इसके साथ में जीन जोड़ा, तो बेटा जोड़ा, अब ऐसा गारंटी थोड़ी है कि सपोलर ने जो जीन जोड़ा वो जुड़ गया, गारंटी तो है नहीं। हालांकि मेरे सपोले कर लेंगे ऐसा, बट गारंटी तो बेटा किसी ने नहीं ली है ना। हो सकता है कि इसके साथ कोई जीन नहीं जुड़ा। वेक्टर बेटा ये कैसे बताएगा, कैसे बताएगा कि मेरे साथ जीन जुड़ चुका है या कैसे, तुम्हें कैसे दिखेगा, डीएनए है भाई, कैसे दिखेगा तुम्हें। तो इसके पास कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जो खुद बेटा ये है क्या, अच्छा प्लाज्मिड्स हैं क्या, व्हाट आर प्लाज्मिड्स,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यही होता है ना, डीएनए ही तो है ना, डीएनए मतलब जीन ही तो है। अगर मैं यहां पे कोई भी चीज बोलूंगी ना, वो जीन ही तो है, ये पूरा ही तो डीएनए ही तो है भाई। इसके पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं बेटा, इसके पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिन्हें सेलेक्टेबल मार्कर्स बोला जाता है, जिन्हें सेलेक्टेबल मार्कर बोला जाता है। ये कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है बेटा, ये धीरे धीरे समझ में आएगा, कल और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इनके पास कुछ ऐसी जीन्स होती हैं बेटा, जो जीन्स हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं कि इनके अंदर तुम्हारा फॉरेन डीएनए चला गया या नहीं चला गया। इन्हीं से तुम सिलेक्शन कर पाते हो कि रिकॉम्बिनेंट बन गया या रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। और आगे मैं तुम्हें एक और वर्ड बताऊंगी, ट्रांसफॉर्मेंट बन गया या ट्रांसफॉर्मेंट नहीं बना। अभी तुम्हें नहीं पता है कि ट्रांसफॉर्मेंट का क्या मतलब है, और ट्रांसफॉर्म और रिकॉम्बिनेंट सेम है या डिफरेंट है, अभी तुम्हें नहीं पता है। अभी तुम सिर्फ ये स्टेटमेंट सुनो, ठीक है। तो इनके पास कुछ ऐसी जीन्स होती हैं, यूजुअली सेलेक्टेबल मार्कर जो होती हैं, जो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे ना बेटा कि रिकॉम्बिनेंट बन गया या नॉन रिकॉम्बिनेंट, वो कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं। अभी मैं तुम्हें ना ये डायग्राम दिखाती हूं, एक ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम अगर तुम देखोगे तो इस डायग्राम में एक यहां पे एक चीज लिखी हुई है TETR, और यहां पे एक चीज लिखी हुई है AMPR। ये पिंक वाला जो एरिया है, ये पिंक वाला, ये उस सेगमेंट को हाईलाइट किया हुआ है, यानी कि इस प्लाज्मिड के अंदर एक पर्टिकुलर साइट है, ये वाली एक पर्टिकुलर साइट है बेटा, ये वाली, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। और इस प्लाज्मिड के अंदर एक साइट ये है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। यही एम्पीसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन क्या है? एंटीबायोटिक। क्लोरमफेनिकॉल क्या है? एंटीबायोटिक। ये कुछ जीन्स है बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब आपका कॉन्सेप्ट कितना ढीला है, ये कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा है, ये आप मेरे को एक बार आंसर देके, अभी जो मैं पूछूंगी उससे मैं तुम्हें जज करूंगी मैं, ठीक है। मैं कह रही हूं सेलेक्टेबल मार्कर्स आर यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये उसी प्लाज्मिड के अंदर, उसी वेक्टर के अंदर, जो भी वेक्टर है उनके अंदर कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जो आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं, एंड दे आर यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जैसे इसके अंदर जो सिलेक्टेबल मार्कर है वो कौन से हैं? इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन की एक रेजिस्टेंट जीन है और इसके अंदर एम्पीसिलिन की एक रेजिस्टेंट जीन है। तो ये इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों, अगर मैं आपसे बेटा पूछूं कि मैं इस प्लाज्मिड को उठा के अगर एक ई कोलाई के अंदर डाल दूं, मैंने इस प्लाज्मिड को उठा के एक ई कोलाई के अंदर डाल दिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया, इस ई कोलाई को अगर मैं एम्पीसिलिन वाले मीडियम में ग्रो करूंगी तो उस एम्पीसिलिन वाले मीडियम में क्या ये ई कोलाई जिंदा रहेगा या मर जाएगा? जिंदा रहेगा या मर जाएगा? एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो। मैंने बोला ये एक प्लाज्मिड है, इसके अंदर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, एक टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन, एक एम्पीसिलिन की रेजिस्टेंट जीन। मैंने इसे उठा के एक ई कोलाई के अंदर डाला और मैंने उसे एम्पीसिलिन में डाल दिया, तो वो जिंदा रहेंगी या मर जाएंगी? डेफिनेटली जिंदा रहेगी, डेफिनेटली जिंदा रहेगी। ये मैंने तुम्हें तब भी एक बार ही पूछा था जब मैं तुम्हें वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना सिखा रही थी फर्स्ट। भाई तुमने एक ऐसा प्लाज्मिड इस ई कोलाई के अंदर डाला है जिसके पास एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है, एम्पीसिलिन से वो उसको बचा सकता है, रेजिस्टेंट जीन। इसके पास वो जीन है जो एम्पीसिलिन में इसको मरने नहीं देगा। इनफैक्ट अगर मैं इसे टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो करूंगी तो भी वो जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन के से भी बचने के लिए एक जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। बेटा देखो, आज जो मैं तुम्हें बता रही हूं ना, ये 1% है जो कल पढ़ने वाले हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। अभी तो मुझे तुम्हें सिर्फ सिलेक्टेबल मार्कर्स बताने थे कि सिलेक्टेबल मार्कर्स वेक्टर के अंदर एक ऐसी जीन्स होती हैं जो आपको मदद करेंगी डिफरेंशिएशन में। किसके डिफरेंशिएशन में? रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने में, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने में। मैम होती मतलब क्या है ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म का? ये तो कल बताऊंगी मैं तुम्हें, ठीक है। दूसरी बात मैंने तुम्हें क्या बताया, सिलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या हैं? दे आर यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, दे आर यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन।
ठीक है, एक बारी बेटा ना इसको जरा लिख लेते हैं, इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम अगले दिन पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट यहां तक हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, दिस इज द लास्ट फॉर टुडे। बेटा कई बच्चे जब लिखते हैं ना कि मैम अब आज मेरा बहुत हो गया पढ़ाई, हमने बहुत हो गया, बेटा हम बहुत बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बेटा बहुत पढ़ना है आपको लाइफ में, इतने से बेटा कैसे चलेगा। फिर वो गाना सुनते हो तुम रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, फिर फायदा क्या है वो गाना सुनने का जब तुम बेटा पहले ही हार जाते हो। हाँ, वो गाना, उस गाने का क्या मतलब रह जाता है, गाना तो फिर गाना ही रह जाता है उससे, अगर सीख नहीं पा रहे हो तो। आर द जीन्स within vectors which helps in differentiation between recombinant non-recombinant transformant non-transformant क्लास बहुत जल्दी तुम्हारी क्लास, देखो पता नहीं बेटा तुम में से देखो ज्यादातर बच्चे पढ़ने वाले ही हैं, और कई बच्चे के तो नाम मुझे याद हो गए, इतने कॉमनली तुम्हारी क्लास में बिना क्लास मिस किए हुए डेली आते हैं, ठीक है। मुझे तो ऐसा फील होता है कि तुम्हारी क्लास बहुत जल्दी अच्छे से बहुत स्मूथली जाती है, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं बेटा मौत क्यों आती है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। फिर दीज आर यूजुअली, एक दो पॉइंट्स अभी छूट गए जो मैं ऑफ कोर्स आगे कंटिन्यू करके बताऊंगी, क्योंकि ना वो एकदम से नहीं समझ में आता। टॉपिक के ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो टॉपिक पढ़ाते समझ में आता है, ठीक है। हाँ, दीज आर यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये ऐसे जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। एक्चुअल में ना बेटा इन्हीं जीन्स के अंदर आपके रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए, ये तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, ये तुम्हें अगली क्लास में समझ में आएगा, ठीक है। Antibiotic resistant genes like ampicillin resistant gene, ampicillin resistant gene, इसको लिखा कैसे जाता है बेटा, जीन को लिखने का तरीका देखो एक बारी, ऐसे लिखा जाता है AMPR, AMPR इसका मतलब है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अरे दीपम बेटा, हाँ चलो, हाँ, फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एम्पीसिलिन बहुत कॉमनली बेटा मतलब कॉमन सिलेक्टेबल मार्कर है। अच्छा, 11th का हमने कहाँ तक का होमवर्क दे दिया था, कोई मुझे याद दिलाएगा? TETR लिखते हैं। टेट्रासाइक्लिन के लिए बेटा एक और, हम टेट्रासाइक्लिन का एक और नाम है कैनामाइसिन। टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन सेम है। क्लोरमफेनिकॉल एक्सेट्रा कर लो, बस दैट्स इट, ETC, दैट्स इट। ब्लड ना, ब्लड तक दिया था। चलो आज 11th का भी एक होमवर्क देके जाएंगे। यहां तक बेटा नोट डाउन कर लो। यस एवरीबॉडी, डिड यू गाइज अंडरस्टैंड द लेक्चर वेल? हाँ, समझ में आया बेटा टॉपिक? पहले इसे डन डन कर लो, एक दो मिनट आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कोई बात नहीं कल ही करेंगे, बट बेटा आप ना ये वाला पार्ट भी, वेक्टर वाला पार्ट एनसीईआरटी से जरूर पढ़ के आना, जरूर पढ़ के आना, ठीक है। डीपीपी में बेटा कुछ आज टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बट दैट्स ओके, ये हमेशा चलता रहता है बेटा हमारा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डन 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 हो गया बच्चा पार्टी सभी का? यस यस एवरीबॉडी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, कमेंट्स जो क्लास के बाद के होते हैं प्लीज उसमें बात मत किया करो, बाकी बच्चों के मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ। ठीक है, बाकी बेटा तुम बात तो करोगे ही, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए चलिए जी, ये वाला पार्ट एनसीईआरटी से, एक बारी रुको, ये वाला पार्ट एनसीईआरटी से थोड़ा जरूर पढ़ के आना, इसको एनसीईआरटी से जरूर एक बारी रीड करके आना। ये मैं एक होमवर्क में दे रही हूं, ठीक है। कल अगर टाइम मिला तो मैं वैसे 11th का एक टारगेट देके जा रही हूं, टाइम मिला तो क्वेश्चंस करवाऊंगी, अगर टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल जो टॉपिक है बेटा उसमें टाइम लगेगा कंप्लीट कराने में, ठीक है। तो अगर टाइम मिला तो करवा लूंगी। मैं देके जा रही हूं आपको हार्ट। हार्ट मैंने आपको पहले भी दिया था, आई थिंक मैं क्वेश्चंस नहीं करा पाई थी, है ना। हार्ट और हार्ट का पूरा टॉपिक ना, स्ट्रक्चर, हार्ट एंड कार्डियक साइकिल, हार्ट कंडक्टिंग सिस्टम, कार्डियक साइकिल, ये वाला आप होमवर्क में 11th का पढ़ के आ सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कराने का टाइम होगा तो हम करा देंगे, ठीक है। यस, हार्ट, कार्डियक साइकिल, इसके साथ एक और ले लो ना, ईसीजी, ठीक है। यस एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चों, वेरी वेरी मच। कम दूं या ज्यादा दूं? इतना तो बेटा छोटा सा ही है, या इतना तो बेटा 11th का टारगेट तो तुम्हें करना ही है। मेरे पास समय होगा तो मैं बेटा इसको करवाऊंगी, क्योंकि कल का टॉपिक थोड़ा टाइम लेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चों, यस फॉर अटेंडिंग द सेशन। सॉन्ग तो ईसीजी हटा दो, क्या होता है ईसीजी बेटा, इतना छोटा सा टॉपिक है, इतना छोटा सा टॉपिक है। अच्छा एक चीज मैं आपको क्या बता रही थी बेटा, वैसे आपको, मेरे को याद आया कि आपको तो बेटा मोटिवेशन बीच बीच में मिलती रहती है, मोटिवेशन वाला कोई बात नहीं है। एक बच्चे का आज मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें उसने ये लिखा था कि मैम मैं पढ़ता हूं, बट मेरे फर्स्ट ही कमेंट था आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर का, मैं पढ़ता हूं पर मेरे नंबर नहीं आते हैं। तो ये तो एक बहुत कॉमन सी बात है जो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि मैं पढ़ता हूं पर मेरे नंबर नहीं आते हैं, मैं पढ़ती हूँ मेरे नंबर नहीं आते, उसका क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हालांकि अब देखो बेटा, मैं 1 to 1 तो तुमसे नहीं मिल पा रही हूँ, तो मैं बस ये तुम्हें बोल सकती हूँ कि जब तुम एग्जाम देते हो तो क्या तुम उसके बाद ये एनालिसिस करते हो कि क्या गलत जा रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं अटेम्प्ट कर पाया या कर पाई, ये तुम क्या एनालाइज करते हो? खुद सोच के देखो कि क्या इसकी एनालिसिस कर पाते हो कि क्या मेरा गलत हुआ, कहाँ पे मैं गलत गई या गलत गया, या मैं हो सकता है कि मैंने पढ़ा पर जब मैं एग्जाम में गया तो मैं चीजें भूल रही हूं, क्या मुझे याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है? या फिर एक प्रॉब्लम ये होती है बच्चों कि मैं पढ़ के जा रही हूं लेकिन जब मैं एग्जाम में अटेम्प्ट कर रही हूं तो मैं उसकी एप्लीकेशन सही नहीं कर पा रही हूं, क्या मुझे डेटा याद नहीं रह रहा, क्या मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं रह रहा। मतलब आपको अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आप अगर पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप बहुत पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत पढ़ रहे हो, बट हो सकता है कि आप जब पढ़ रहे होते हो ना तो कंसंट्रेशन हमेशा बेटा, दिमाग जो है ना, मन बहुत चंचल होता है, जब मन चंचल होता है मन बहुत भटकता है। आप 2-2, 3-3 घंटे बैठे रह सकते हो और आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतनी देर से बैठी हुई हूं, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, पर अगर आप बेटा उस 2-3 घंटे की एनालिसिस करते हो कि मैं जो बैठी हुई हूं उसमें मेरा जो मन है वो कितना फोकस था, और उसका अमाउंट निकालोगे तो हो सकता है वो बहुत कम हो। हम बहुत डेविएट होते हैं बेटा, एक जगह देखने लगेंगे, उसी को देखते रहेंगे, फिर उसके बारे में सोचते रहेंगे। फोकस बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इट डज नॉट मैटर कि आप 3 घंटे बैठते हो, 4 घंटे बैठते हो, 5 घंटे बैठते हो, नथिंग विल मैटर अगर आपका फोकस नहीं है और आप इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा सोच रहे हो। नहीं, आप बेटा 1 घंटा पढ़ाई करो पर आपका दिमाग, आपका दिल वहीं पे होना चाहिए, ठीक है बेटा। मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं, बट वो इंप्रूवमेंट तभी आती है जब आप अपनी गलतियां रिपीट ना करो। ट्राई टू अवॉइड द मिस्टेक्स जो आपने पहले करी है। धीरे धीरे होगा बेटा, अपने अंदर ही बेटा चेंजेस करने पड़ेंगे, फोकस बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज द ओनली थिंग बेटा आई कैन सजेस्ट, ठीक है। चलिए अब इसी बात पे एक छोटा सा गाना मैं आपको सुनाती हूँ एंड देन बेटा वी कैन एंड द सेशन, ठीक है। यस एवरीबॉडी, अभी मैंने पिछले अर्जुना की क्लास में जो सुनाया था वही मैं सुना देती हूँ, ठीक है। क्या सुनाया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा बेटा, किसी को पता है? क्योंकि तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो फिर कहते हो मैम ये गाना तो आपने हमारी क्लास में नहीं सुनाया। कौन सा गाना था, किसी को याद है?
पिछले दिन डाला था यार मैंने। हाँ हाँ, याद आ गया मेरे को, याद आ गया। सुनो, ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अलहड़ चले पी से मिलकर, ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अलहड़ चले पी से मिलकर, प्यारे प्यारे ये नजारे बाहर है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तो ये बेटा सुहाना सफर, सुहाना सफर, सफर सुहाना तभी लगता है बेटा जब नंबर अच्छे आते हैं, ये फैक्ट है। एक स्टूडेंट को मोटिवेटेड, एक स्टूडेंट को अच्छा फील तभी होता है, कॉन्फिडेंट फील तभी होता है जब आप अच्छे नंबर लेके आते हो बेटा। आपका टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है, आपका टीचर क्या लिखवाता है, क्या नहीं लिखवाता है, क्या चल रहा है, सब बेटा पता है क्या हो जाता है, सेकेंडरी। अगर नंबर अच्छे नहीं आते हैं उसको बेटा इंप्रूव करने की कोशिश करो और घबराओ मत, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होगा। आई टोल्ड यू बी कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ में करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में करोगे, डीमोटिवेट नहीं फील करोगे बेटा, धीरे धीरे योर मार्क्स विल इंप्रूव, ठीक है। यस एवरीबॉडी, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। आई लव यू ऑल, टेक केयर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू एंजॉय द लेक्चर, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।